हमारा कोर्स है जी, कोर्स का नाम है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। फर्दर इसके आगे कोई भी बात करने से पहले आप सब लोगों को यही पता होना चाहिए बेसिकली कि ये कोर्स है क्या चीज, या सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर जो होता है वो क्या चीज है, किस चीज का नाम है, इसका पर्पस क्या होता है, टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर कौन होता है, किस लोगों को वो एडवाइस करता है और किस सिलसिले में एडवाइस करता है। थोड़ी सी बात करके इसको जल्दी से वाइंड अप करूंगा ताकि हम लोग रेगुलर क्लास की तरफ मूव कर सकें। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं क्लास करवा रहा था तो मैंने एक पेज ओपन किया था, तो मैं वही दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, अगर मेरे सामने भी यहाँ ओपन हो सकता है तो। ये रहा, ये मार्च बैच था, ठीक है, आप लोगों का ये है। अच्छा जी, जो मैं छोटी सी बात करने जा रहा था वो क्या है, अभी आप एक दफा भूल जाएं कि मैं सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल बात आप लोगों के साथ करने आया हूँ जो कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगी। अभी मैं बता दूंगा तो ज्यादातर लोगों को आइडिया हो जाएगा। वैसे आप सारे लोग जो है माशाल्लाह कॉमर्स से हैं या एलएलबी से हैं, तो आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी भी होंगी, आइडिया जरूर होगा। हमारा ये सवाल है जी कि वाई अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट वो बंदा होता है ये जो टैक्स एंड कॉर्पोरेट की आपको एडवाइस करता है, कंसल्टेंसी आपको देता है, आपको बताता है कि टैक्स कितना देना है कितना नहीं देना है, कंपनियां कैसे बनानी है, ये सारे काम। लेकिन इस कंसल्टेंट की एक बिजनेसमैन को या उसके बिजनेस को इस कंसल्टेंट की कब जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है, और इस चीज का हमारे कोर्स के साथ क्या ताल्लुक है। जो पहली बात है वो तो मैं बिल्कुल एक लाइन में क्लियर कर दूं कि जी हमारा कोर्स करने के बाद आप लोग कंसल्टेंट बन जाएंगे। लंबे चौड़े जो फ्रेजेस हैं, जो टाइटल्स हैं, उन्हें अगर हम एक साइड पे रख दें, सर्टिफाइड ये वो, उसको साइड पे रख के अगर वन वर्ड बात करें तो कंसल्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, जो बंदा टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का काम करता है उसको कंसल्टेंट कहेंगे हम अपनी जुबान में। तो हमारा कोर्स करने के बाद आप लोग बन जाओगे कंसल्टेंट। अब अगला सवाल, क्या इस चीज की मार्केट में कोई डिमांड है, या कंसल्टेंट होता क्या है, और कंसल्टेंट की किसी भी बिजनेस को कब जरूरत पड़ती है, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में कह लें चाहे, लेकिन अभी हम फिलहाल पाकिस्तान की अगर बात कर लें, तो पाकिस्तान में अगर कोई भी कारोबार चल रहा है ना जी, तो कारोबार को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए और फिर ऑनवर्ड चलता रहने के लिए कारोबार को कुछ ना कुछ इदारों के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, इदारों से मुराद गवर्नमेंट के इदारे, आम इदारे, प्राइवेट इदारे तो बिल्कुल होते ही हैं, वो तो अपनी अपनी सर्विसेज के हिसाब से आप डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है उनकी या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो कि स्टेट जिन्हें ऑन करती है, जिन्हें स्टेट सारे मैटर्स उन इदारों के देखती है, उनके साथ मिलके चलना पड़ता है बिजनेसेस को, अगर बिजनेस ने चलना है तो। उनमें से कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनके साथ चलना आपके लिए मजबूरी होती है, कंपलसरी होता है हुकूमत की तरफ से या उन इदारों की तरफ से, कि पहले आप वहां पे रजिस्टर हों, खुद को उनके साथ एफिलिएट करें, फिर ही आप काम कर सकते हैं। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे होते कि आप लोग लाजमी उनके पास रजिस्टर हो, बल्कि अगर आप उनके साथ रजिस्टर हो जाएं तो इस चीज में आपका ही या आपके बिजनेस का ही फायदा होता है। मैंने यहाँ पे दोनों इदारों में से कुछ कुछ इदारे चुन के लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर हमने बात की है जी कंपलसरी जो इदारे, कंपलसरी इंस्टीट्यूशंस या कंपलसरी जो एफिलिएशन या क्रीडेशन है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैंने एक इदारा लिखा है जी एफबीआर। एफबीआर का क्या काम है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वफाक का एक इदारा है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है। इसका काम होता है कारोबार के ऊपर टैक्स लगाना और कारोबार से टैक्स लेना है, यानी कि ये बिजनेसेस पर टैक्स लेते हैं। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबार अगर चलेगा तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उस कारोबार से टैक्स लेती है। अब टैक्स लेने के लिए हुकूमत ने एक इदारा बना दिया हुआ है जिस इदारे का नाम है एफबीआर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बंदा कहता है कि मैं कंपनी बनाऊं, लोग मुझे पैसा दें, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएं, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मेरे पास जमा हो जाए, फिर मैं उससे बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं, फिर उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं मैं उनको उनका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दूं, शेयर होल्डर्स हों मेरे। तो ये जो कंपनी बनाने का अमल होता है, ये अमल भी हुकूमत ने किसी ना किसी इदारे के जिम्मे लगाया हुआ है। वो इदारा क्या है जी? वो है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर कोई बंदा कहता है जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी हुकूमत ने एक इदारा बना दिया हुआ है पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से, जो इदारा आप लोगों को इजाजत देता है कि आप लोग कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क बरामदाद या दरामदाद कर सकते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल अगेन यही है कि क्या हम बिजनेस कर सकते हैं टैक्स दिए बगैर? नहीं कर सकते। क्या हम
कंपनी बना सकते हैं एससीसीपी से अप्रूवल लिए बगैर? नहीं बना सकते। क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बगैर पीएसडब्ल्यू के अप्रूवल के, बगैर पीएसडब्ल्यू की इजाजत के, बगैर पीएसडब्ल्यू की असिस्टेंस के? तो इसका जवाब भी अगेन यही है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपना एक जहाज लें, उसको समुद्र में चलाएं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं, दूसरे से तीसरे में जाएं, चीजें बेचते जाए। नहीं, जब तक एक गवर्नमेंट आपको बैक नहीं प्रोवाइड करती तब तक कोई दूसरा मुल्क आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये सिर्फ 3 इदारों का मैंने नाम लिखा है, एफबीआर, एससीसीपी और पीएसडब्ल्यू। इदारे बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन किसी भी इदारे के साथ चलने से मुराद क्या है? चलने से मुराद ये है कि आप प्राइमरीली पहले उस इदारे के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर उसके बाद अगर उस इदारे की कोई फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का कोई टेन्योर होता है 1 साल, 6 महीने, 4 महीने या महीना, तो उसके बाद उनके जो रिन्यूअल्स होने होते हैं आप उसके अंदर अपने रिन्यूअल्स करवाएं। फिर अगर उनकी कोई खास किस्म की कंप्लायंसेस या फाइलिंग्स होती हैं, जिस तरह एफबीआर का गोशवारा फाइल करना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है, एससीसीपी के फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, पीएसडब्ल्यू की गुड्स डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं वो फाइल करनी होती हैं, जीडी जिसे कहते हैं, ठीक है। एफबीआर की सेल टैक्स रिटर्न्स होती हैं, इनकम टैक्स। अब ये सारे काम जो है, एक बिजनेसमैन है, उसने तो बिजनेस बना लिया, अब क्या वो ये सारे काम करे, या जिस चीज में वो खुद एक्सपर्ट था, जिस वजह से उसने बिजनेस बनाया, वो वाले सारे काम करे बैठ के? तो जवाब ये है कि अगर वो ये सारे कामों का जिम्मा ले भी लेना तो शायद फिर भी उतना अच्छा ना कर सके जितना एक कंसल्टेंट करेगा। डेफिनेटली एक कंसल्टेंट जिसकी तालीम ये है, जिसका तजर्बा ये है, जिसका एक्सपीरियंस ये है, जिसने प्रैक्टिकली ये सारे काम करके देखे होंगे, वो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा और बिजनेस को ज्यादा बेहतर अर्निंग भी दिलवाएगा और बेहतर नतायज के साथ बिजनेस को डील करेगा। अब ये वाला जो बंदा है ना, जो आपके बिजनेस के टैक्सेस को भी मैनेज करेगा, आपकी एफबीआर से भी जान छुड़वाएगा, आपके एससीसीपी वाले मैटर्स को भी देखेगा, आपके पीएसडब्ल्यू वाले मैटर्स को भी देखेगा, ये बंदा एक कंसल्टेंट होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कंसल्टेंट कोई पाकिस्तान में इस टाइप की कोई डिग्री है? ठीक है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में आप गए, चले मिसाल ले लें, वहां पे जाकर आपने डिग्री की और उस डिग्री में ये सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एफबीआर, एससीसीपी, पीएसडब्ल्यू, आईपीओ, पीसैप, नहीं, ये सब्जेक्ट्स कहीं पर भी नहीं है। एफबीआर के नाम की कोई चीज कहीं पर नहीं पढ़ाई जा रही, एससीसीपी के नाम की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। पढ़ाया जा क्या जा रहा है? पढ़ाए जा रहे होते हैं कवानीन, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन के कवानीन। एससीसीपी है तो कंपनीज एक्ट पढ़ाया जा रहा होता है, पीएसडब्ल्यू है तो आपको कस्टम्स एक्ट पढ़ाया जा रहा होता है, कस्टम के काम कैसे हो रहे होते हैं। आईपीओ है तो आपको ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस पढ़ा दिया जाता है। पीसैब है तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि जी आप टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं अगर आप पीसैब में हो। लेकिन प्रैक्टिकली इन कामों को करना कैसे है, एक कंसल्टेंट कैसे एक बिजनेस के लिए प्रैक्टिकली फायदेमंद साबित हो सकता है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं फिर इस तरीके के प्रैक्टिकल कोर्सेज की मदद से। मैं आगे फर्दर अपनी बात को पूरा करता चलूं। जैसे अब नीचे लिखा हुआ है चॉइस। अब ये कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्हें ज्वाइन करना आपकी चॉइस होती है। मिसाल के तौर पे पहला एक इदारा है आईपीओ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्ट योर नेम एंड लोगो। अब आईपीओ इदारा क्या करता है कि एक बिजनेस है, अगर वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई भी मिसाल ले लें, अपने आसपास कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लें जी, एक बिजनेस है, जूतों का बिजनेस है, बाटा कह लें, ठीक है, बाटा बहुत पुराना ब्रांड है। अब बाटा अगर बहुत अच्छा चल रहा है, बाटा के डिब्बे के अंदर जूता होता है ना, अगर मैं कहूं कि बाटा का जो जूता है वो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का है या 10,000 रुपए का है, और वो मैं बाटा का है इसलिए लेने के लिए तैयार हो जाऊं, अब तो बाटा की क्वालिटी खैर बहुत ज्यादा गिर गई है ना, तो आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी ब्रांड एज्यूम कर सकते हैं। बाटा जरा एक सिंपल सा टाइटल है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। तो अगर मैं 5,000 का जूता बाटा का सिर्फ नाम देख के खरीद ले सकता हूँ, तो मेरी इस बात से बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। एक बंदा उठेगा और वो क्या करेगा, वो अपना एक कोई सादा सा सस्ता सा जूता लेके जो कि बिल्कुल खराब होगा, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल फजूल होगी, वो क्या करेगा, वो क्या रेड कलर का डिब्बा बनाना है और उसके ऊपर व्हाइट कलर से BATA अगर मैं लिख दूं ना, तो कस्टमर मेरी चीज को हंस के खरीद लेगा और वो कहेगा कि हाँ ये मैं 5,000 की खरीद लूं क्योंकि ये बाटा की है। अब उसको क्या करना पड़ा है, उसने सिर्फ डिब्बा बनाया बाटा जैसा और अपनी 500 वाली चीज वो 5,000 की बेच रहा है। ये वाला काम जब होता है ना, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? कंज्यूमर को हो रहा है और बाटा को हो रहा है। कंज्यूमर को ये नुकसान हो रहा है कि उसको ज्यादा पैसों में
खराब चीज मिल रही है, और बाटा को ये नुकसान हो रहा है कि कंज्यूमर के माइंड में ये जा रहा है कि शायद बाटा ने मुझे खराब चीज दी है। उसको ये नहीं पता कि ये तो कुछ दरमियान में और बंदा है, उसके तो डिब्बे पे बाटा लिखा हुआ है, तो वो यही सोचेगा कि बाटा ने मुझे खराब चीज दी है। सो इन चीजों से बचने के लिए इदारा आईपीओ मौजूद है। तो आईपीओ ये किसी को नहीं जा कहता कि लाजमी तौर पे अपना जो ब्रांड है उसको मेरे पास रजिस्टर कराएं, बल्कि आईपीओ ये कहता है कि अगर आप लोग अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा उसको इलीगली यूज ना करे, तो फिर आप अपने ब्रांड को आके मेरे पास रजिस्टर करवा दो। इसी तरीके से पीसैब है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये क्या करता है जी, ये कहता है कि भाई जो लोग फ्रीलांसर्स वगैरह है ना, उनको हम लोग टैक्स में थोड़ी सी छूट डलवा सकते हैं। तो फ्रीलांसर्स वगैरह को चाहिए, सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों को चाहिए कि आए हैं और पीसैप के मेंबर बने, ताकि आप लोगों को टैक्स कम से कम देना पड़े। लेकिन जबरदस्ती ये भी नहीं कर रहे। सो अगेन बात यह है कि ये जो चॉइस वाले इदारे हैं या कंपलसरी वाले इदारे हैं, दोनों तरह के इदारों में कोई ना कोई कंप्लायंसेस लाजमी है। कंप्लायंसेस के बगैर आप उन इदारों के साथ नहीं चल सकते, आप एक्रीडेशन या एफिलिएशन कर ही नहीं सकते विदाउट बीइंग कंप्लायंट। आपको उनके साथ चलने के लिए उनके काम लाजमी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो काम करने पड़ते हैं ना उन इदारों के, वो इदारे के वो काम बिजनेसमैन खुद नहीं करते, बल्कि उनका कंसल्टेंट करता है। अब आ जाते हैं बात इस तरफ कि हमारा ये जो कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, इसमें क्या खास बात है जी। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर में अगर मैं इस पेज पे आपको लेके जाऊं, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक अगर आप लोग देखो, तो इसमें खास बात यह है हमारे इस कोर्स में कि हम लोग आप लोगों को एक ही कोर्स के अंदर तकरीबन कह लो कि मिनिमम मिनिमम 20 इदारों का काम करवाते हैं। अब 20 इदारों का काम करवाने से क्या होता है कि 20 मुख्तलिफ इदारों का काम आप सीख जाते हो, और तकरीबन आप कह लो कि 99% पूरे मुल्क में जो काम है इस टाइप के कॉर्पोरेट का, वो इन 20 इदारों में कवर हो जाता है। और बाकी जो छोटे छोटे इदारे रह जाते होंगे ना, वो क्या कवर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1% कवर कर रहे होते हैं। तो हमारा इसका एम क्या है जी, एम ये है कि आगे आप लोग प्रैक्टिकल में जब जाओगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, या इनमें दैट आप में से अगर कोई लोग काम कर भी रहे हैं तो उन्हें इस चीज का आइडिया है भी और महसूस होता होगा कि कभी कभार उनके पास एक क्लाइंट आएगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि जी मैंने इनकम टैक्स का काम करवाना है। आप उसका इनकम टैक्स का काम करना शुरू कर दोगे, वो आपसे इनकम टैक्स का काम करवा रहा है। कुछ दिन बाद वो बंदा आता है जी, या अज्यूम कर लें 6 महीने बाद वो बंदा आता है, और अब आपका वो इनकम टैक्स का क्लाइंट बन चुका है। 6 महीने बाद वो कहता है कि यार मेरा ना कॉर्पोरेट का एक काम है या एससीसीपी का एक काम है, तो आप ये काम कर सकते हो। तो आप आगे से कहते हो कि नहीं जी ये तो मुझे नहीं आता। अब वो क्या करता है, वो जाता है एक दूसरे के कंसल्टेंट के पास, उससे आके पूछता है एससीपी का काम कर दो, वो कहता है जी कर दूंगा। वो उससे एससीसीपी वाला काम करवाता है, तो बैठे बैठे पूछता है कि यार आप एफबीआई का काम भी कर लेते हो, वो कहता है हाँ जी मैं वो भी कर लेता हूँ। अब ये बंदा क्या करेगा, जो आपका क्लाइंट थोड़ी देर पहले, अब इसके दोनों काम एक ही बंदा कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये आपको छोड़ देगा, हालांकि आप इसके पुराने कंसल्टेंट हो, लेकिन ये आपको छोड़ देगा और ये नए वाले कंसल्टेंट के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही छत के नीचे इसके दोनों काम हो जाएंगे। इसको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग भी करते हैं कि आप लोगों को इक्का दुक्का चीजें ना सिखाएं कि जी एक इनकम टैक्स सिखा दिया, ये एक कॉर्पोरेट सिखा दिया, या एक कोई सिंगल विंडो सिखा दी और बस इतना सा खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आपको एक कंप्लीट सिंगल विंडो बना देंगे, ठीक है। ये जो मैं बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, सिंगल विंडो, सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि आप अकेला बंदा किसी भी अगले कस्टमर की, क्लाइंट की तमाम तर तकलीफों की दवा बन जाओ। यानी उसको अगर सर दर्द है तो वो आपके पास आया तो उसकी सर दर्द का इलाज हो गया। अगर उसको हाथ में दर्द है तो आपके पास आया तो उसके हाथ का इलाज हो गया। अगर उसको टांग में दर्द है आपके पास आया तो टांग का इलाज हो जाए। दैट मीन्स नाउ यू आर एक्टिंग एज अ सिंगल विंडो फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। वो बंदा आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जितने भी उसके इश्यूज आ रहे हैं, सारे के सारे इश्यूज तो आप रिजॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसके 2 इश्यूज रिजॉल्व कर देते हो और तीसरा इशू वो लेके आता है और आप कहते हो जी मुझे ये नहीं आता, तो वो बंदा जो इन इसके तीनों इश्यूज एट द सेम टाइम रिजॉल्व कर देगा, वो आपको छोड़ के उसके पास चला जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स करने के बाद कभी ये नौबत नहीं आएगी कि आपका क्लाइंट आपको छोड़ के जाए। उसकी रीजन ही ये है कि हम लोग आप अकेले एक एक बंदे को इतना ज्यादा इंशाल्लाह कैपेबल कर देंगे कि अगर कोई कस्टमर आपके पास या क्लाइंट आपके पास आएगा ना, तो वो उसके तमाम तर काम एक ही छत के नीचे से हो रहे होंगे। और फिर डेफिनेटली आप उसको अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हो, मुनासिब भी। यानी जो
मतलब होना चाहिए एक्चुअली, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जी वो बंदा दूर से आया है, वो किसी और कंसल्टेंट के पास गया नहीं विजिट करने, तो अब हम जितना मर्जी चार्ज कर लें, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने चार्ज उसे उतना ही करना है जो कि एक मार्केट का रेट है, तो कि उसी से फिर जो है वो अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बरकत भी डालता है, और उस चीज को फर्दर जो है वो बेहतर भी हो जाती है वो चीज आपके हक में। तो ये थी जी स्टार्टिंग की बातें, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक इमेज क्लियर कर दी है कि कोर्स है क्या चीज, और कोर्स में हम लोग चीजों को किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो असल में बेसिकली ये कोर्स जो है ना, ये 4 से 5 महीनों का कोर्स है। ठीक है, टोटल इस कोर्स के जो लेक्चर्स हैं वो 48 लेक्चर से लेके 60 लेक्चर्स होंगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, 3 दिन इसकी क्लास हुआ करेगी, जुमा हफ्ता इतवार। टोटल 60 लेक्चर्स होंगे तकरीबन। एक लेक्चर 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का हुआ करेगा, और साथ में 30 मिनट्स के क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 घंटों से जायद ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह चलेगा। ठीक है, कोर्स के बाद आप लोग इस काबिल हो गए कि एक बंदा आपके पास आके बैठा है जी एससीसीपी में कंपनी बनवानी है, आप एक साइड से वो बनवा रहे हो, दूसरी साइड से एफपीआर के मैटर्स को देख रहे हो, तीसरी साइड से फॉर एग्जांपल आईपीओ के मैटर्स के लिए आप अप्लाई करके आए हुए होगे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पिक कर लोगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये दिखा रहा था आप लोगों को मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में मैंने क्या चीज आपको बतानी है जी, मॉड्यूल्स में मैंने आप लोगों को चीज ये बतानी है कि जी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारा फेसबुक ऐड वगैरह देख के 1 मंथ कोर्स होगा इनकम टैक्स एडवाइजरी का, वो करने आए हुए होंगे। ठीक है, उन्हें नहीं पता होगा कि यहाँ पे कुछ 4 से 5 महीने वाला कोर्स भी हो रहा है। ठीक है, वो लोग 1 मंथ सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर वाला कोर्स करने ही आए हुए होंगे। लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 4 मंथ यानी कि 4 महीने वाला कोर्स करने के लिए आए होंगे। अब फर्क क्या है, हमने आप दोनों लोगों को इकट्ठे क्यों ज्वाइन करवा दिए, उसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारा जो मेजर कोर्स चल रहा होता है ना, वो ये 4 मंथ्स वाला कोर्स ही होता है। अब इसके जो पहले मॉड्यूल्स है ना, आईरिस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स और डिजिटल मार्केटिंग, ये चीजें हमने डाल दी हुई हैं एक अलग से कोर्स में, जिसका नाम ही सीटा है जी, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। और बाकी सारी चीजें जो है वो फिर ओवरऑल कंप्लीट कोर्स है, सेल टैक्स, एससीसीपी, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, आईपीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, सिंगल विंडो, इंजीनियरिंग काउंसिल, ईओबीआई, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो फिर आपकी इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे आपका इसके बाद जो 4 मंथ वाला कोर्स होगा। अब ये जो 4 मंथ वाला कोर्स होगा, सवाल ये है कि क्या ये अगेन 4 मंथ का ही रहेगा? नहीं, जब इसमें से इनकम टैक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे तो ऑनवर्ड जो है वो फर्दर मिसाल के तौर पे सिर्फ 3 महीनों का रह चुका होगा। अब होगा क्या, जो लोग 1 महीने का कोर्स करने आए होंगे वो 1 महीने का ये कोर्स करके उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, उन्हें उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकम टैक्स एडवाइजरी का। जो लोग कंप्लीट चीजें सीखना चाहेंगे वो इस चीज को फर्दर रिज्वाइन कर लेंगे, और उन्हें फिर अगेन 4 से 5 महीने के बाद उनके कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब है जी। हमारा तरीकाकार पढ़ाने का ये होता है कि हम लोग टोटली पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी या थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा वेट नहीं किया जाता, टाइम नहीं जाया किया जाता जी। प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं, वो चीज जो अगर आपको कोई क्लाइंट मिले, कोई कंपनी आपको हायर करने लगे, या कोई आपको दूसरा क्लाइंट मिले, तो वो आपको अगर कुछ पूछे तो आप उसको लंबी चौड़ी किताबी बातें ना बताने लग जाओ, बल्कि आपको उसको दो टोक बताओ कि भाई हाँ ठीक है, फलां एरर आया होगा, उसका ये कोड है, उसका ये हल है। ठीक है, फलां चीज जो है वो अगर कह लो कि आप टैक्स है, टैक्स की कोई मैनेजमेंट है, तो उसको इस तरीके से देखना है। ठीक है, एससीसीपी की कोई रिटर्न्स वगैरह लेट हो गई हैं, कोई जुर्माने वगैरह पड़ गए हैं, तो प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से देखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है आप लोग उसको फुलफिल कर सको। तो अभी जी मैं आप लोगों को टैक्स के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, ये फाइल जी आप लोगों के पास आ चुकी होगी, मैं अपना तारुफ भी करवा दूं। मेरा नाम जी नुमान अहमद है, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, एमबीए फाइनेंस है मेरा, और डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है। तकरीबन 4 साल तो खैर कम है, अब मेरा मोर देन 6 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, 6 साल से ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है टैक्सेशन का, ऑडिट का, कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक है, जिनमें से करीब 4 साल, 4 साढ़े 4 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन को ही देखा है। ठीक है, साथ थोड़ी बहुत कॉर्पोरेट अफेयर्स देखे हैं, ऑडिट को मैंने टाइम नहीं दिया, ऑडिट में मैं ना ही गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था शुरू से वो टैक्सेशन में ही था। डिफरेंट में जो है वो मल्टीपल फर्म्स जो हैं, इवन दैट के जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज जो होती हैं, इसमें डोंगजिन इंडस्ट्रीज एक मशहूर एमएनसी है, तो डोंगजिन इंडस्ट्रीज में जो है मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट भी सीनियर एसोसिएट लेवल पर काम कर चुका हूँ।
इसके अलावा अभी फिलहाल हमारी अपनी टैक्स फर्म है, इसके सीए फर्म है, वर्चुअल टैक्स के नेम से। ठीक है, गुलबर्ग में है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग टू लाहौर एम्पायर सेंटर में। इसके अलावा फिर वास्ट एक्सपीरियंस तो जी अल्हम्दुलिल्लाह है बिजनेस एडवाइजरी में। वो जब आप लोग भी ये सारी चीजें सीख जाओगे तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को भी बिजनेस एडवाइजरी जो है उसके लिए कुछ ज्यादा मसला नहीं होगा। अच्छा जी, ये फाइल आप लोगों के पास आ गई होगी आप सबके पास। इस फाइल को काइंडली रीड कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोगों के सवालात हों वो भी आप लोग साथ साथ चैट बॉक्स में पूछते जाएं। मैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम सवालात का जवाब जो है वो भी दे दूंगा, और चीज़ें जिस हद तक जाके, जिस हद तक गहराई में जाके समझाने की जरूरत होगी, मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगा। उसके सिलसिले में भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो बाकी मैं ये अगेन ये कह रहा था कि फाइल आप लोगों के पास मौजूद होगी। ठीक है, ओरिएंटेशन समझ लें एंड हो गया है, पहली रेगुलर क्लास शुरू होने लगी है। क्लास को जो है वो बाकायदगी से बैठ के देखें, तो ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर अंदाजा हो सके। ठीक है, वैसे ये ओवरऑल क्लास ही है, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओरिएंटेशन खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग पहले ओरिएंटेशन की यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लास की बातें कर रहे थे ना, तो वो बातें हो गई है पूरी। अब हमने आगे पढ़ना है। तो मुझे जनाब 1 मिनट दीजिएगा जस्ट, ताकि मैं प्रॉपर हमारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो ओपन कर लूँ। और हाँ, लेक्चर नोट से पहले मैं आप लोगों को पोर्टल्स दिखा दूं जिनसे मैंने आपको पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इनकम टैक्स का काम कर रहे होंगे या सेल टैक्स का काम कर रहे होंगे ना जी, तो वो ये पोर्टल है आईरस। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पोर्टल है IRIS। इस यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरीके से जाके जो है ना आपने कंपनी वगैरह का लॉगिन करना होता है। ऊपर आपने लॉगिन आईडी लगा दी, नीचे पासवर्ड लगा दिए, कंपनी इस तरीके से ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इनके रिटर्न्स वगैरह होंगी तो वो आपने यहाँ से करनी है। ठीक है, अगर कोई सेल टैक्स का काम होगा तो वो आपने यहाँ से करना है। लेकिन आप लोगों ने अगेन परेशान नहीं होना कि शायद मैंने पहले दिन ही आप लोगों को ये सारा कुछ सिखा देना है। पहले दिन जो है वो चीज़ें बहुत कम आप लोगों को आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें आप लोग सीखते चले जाओगे। और ये है जी FBR वाला पोर्टल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग किसी की कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बंदा करता है, तो उसके लिए PSW है। ठीक है जी, पाकिस्तान सिंगल विंडो। यहाँ पे आपको ने कैसे अपने क्लाइंट को अकाउंट वगैरह बना के देना है, कैसे उसको लाइसेंस लेके देना है, अप्रूवल लेके देना है, ये सारा कुछ भी हम लोग गाइड करते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे इजी फाइल आ गया है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज वगैरह बनी होती हैं, ये अपने सारे काम किस तरीके से कर रही होती हैं, इनका जो पोर्टल है उसका नाम है जी इजी फाइल। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने पोर्टल है, इसमें भी हर बंदे की अपनी अपनी जाती लॉगिन आईडी होती है। फिर आगे जो भी उनकी कंपनीज वगैरह बनी होती हैं वो उन कंपनीज को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये जी वेबसाइट थोड़ी सी ओपन हो ले, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस तरह से जी जो SCCP का जो पोर्टल है इजी फाइल, ये ओपन हो गया है। यहाँ से तमाम जो है वो कंपनीज की मैनेजमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर गो टू अकाउंट में जाते हैं और आगे जाके अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन जो है वो ऑलरेडी हुआ हुआ है इनका, तो ये देखिए यहाँ पे इनकी कंपनीज आ रही होंगी। जैसे मैं माई कंपनीज के ऊपर सिलेक्ट करूंगा ना, देखिए जी इनकी दो कंपनीज है, एक ब्रास्को प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, 30 अगस्त 2012 से, और एक हाइट्स डेवलपर लिमिटेड है, ये है जी तकरीबन 1997 से। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे इदारे हैं, जिस तरह से PRA वगैरह हो गया है, या लाइक IPO है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह के जितने भी काम है वो हम लोग IPO में देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को भी लॉग इन करके दिखाऊं, तो यहाँ से जो है जी ट्रेडमार्क वगैरह की एप्लीकेशंस भेजी जाती हैं, उनका सारा का सारा जो काम है वो यहाँ से होता है। आप लोगों को मैन्युअली दफ्तरों में जाके कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सारे का सारा काम आप लोगों का ऑनलाइन ही हुआ करेगा।
अब ये देखें जी, ये एक्नॉलेजमेंट आ चुकी हुई है। एक भाई ने जो वो अप्लाई करवाया था, एक कपड़े का ब्रांड है पशम, इसके लिए। तो पशम की जो है जी सर्च रिपोर्ट पहले आ गई थी, फिर जो है वो इसकी एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट वगैरह भी आ गई है, ताकि फर्दर इसका काम को देखा जा सके। तो जो भी है जी, सारी चीजें इसमें बिल्कुल तकरीबन पूरी हैं, ठीक है। अब जस्ट इसमें क्रिएट करना है, और ये इस चीज को सीखना कैसे है, किताबों से सीखना जो है वो कोई इतना फायदेमंद या इतना आसान नहीं है। आप लोग जो है वो प्रैक्टिकली सीखोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही मेरी तरफ से, तो जी भाइयों स्क्रीन बिल्कुल शेयर है। तो काइंडली बता दें मुझे एक दफ़ा, ज़्यादातर लोग बता दें जी कि क्या आप लोगों की स्क्रीन्स वगैरह शो हो रही हैं, आप लोगों को स्क्रीन्स या नहीं हो रही, या सिर्फ कुछ भाइयों को ही मसला आ रहा है। ठीक है जी, स्क्रीन जो है वो आ रही है भाइयों को। ठीक है जी, ठीक है, ओके। जी बिल्कुल, आप लोग कंपनीज वगैरह बना सकते हैं, मैं आप लोगों को कंपनीज बनाना भी सिखाऊंगा, सारा कुछ करना सिखाऊंगा, आप लोग जैसे मुझे कंपनीज बनाए। और अगर आप लोगों को कंपनीज पे प्रैक्टिस करने के लिए लॉगिन आईडी वगैरह चाहिए होगी, तो वो फिर हम लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। जितने भी आप लोगों के क्लाइंट्स, सॉरी, आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल होगा ना, जो बेसिकली वो हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं आईरिस में ही, तो ये जस्ट एक लैपटॉप के अंदर ये क्लाइंट्स हैं। अब ये देखें जी, ये सारे क्लाइंट्स की आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं। तो आप में से हर एक स्टूडेंट को एक एक आईडी और एक एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। ना सिर्फ एफबीआर का, बल्कि फिर जैसे आपका आगे कॉर्पोरेट का मॉड्यूल आएगा, तो एससीसीपी की आपको आईडीज दे दी जाएंगी, आईपीओ की आईडीज दे दी जाएंगी, ताकि आप लोग जो है वो खुल के प्रैक्टिस कर सकें। जो रेप्लिका सॉफ्टवेयर होता है ना, बेसिकली रेप्लिका सॉफ्टवेयर जो है वो समझ लिया एक धोखा ही है। कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा जो है किसी गवर्नमेंट के इदारे का सॉफ्टवेयर कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कॉपी करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो लिहाजा जो रियल लाइफ सिनेरियोज आपको सीखने को मिलेंगे, वो रियल काम में ही मिलेंगे। वो आपको जो है रिकॉर्डेड कामों में वो वाली चीजें नहीं मिलेंगी। चलते हैं जी खैर पहली क्लास पे। आसान हो रही है जी, उसके लिए जस्ट 2 मिनट दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये पोर्टल्स वगैरह आप लोगों ने देख लिए इस तरीके से। ये पीआरए वगैरह का जो काम होता है आप लोगों का,
प्रोविंशियल सेल टैक्स रिटर्न्स का, वो भी आप लोगों को सारा यहीं पे करवाया जाएगा। आप लोगों को उनकी भी आईडीज वगैरह दे दी जाएंगी। आप लोगों को एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, या इसके अलावा केपीआरए है, इवन दैट बीआरए की भी आपको लॉगिन आईडीज दी जाएंगी, सारी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ये बेसिकली होता है कि हमारे साथ सीए फर्म क्योंकि काम कर रही होती है वर्चुअल टैक्स, तो हमारी फर्म के अपने ही क्लाइंट्स होते हैं, तो फिर हम लोगों को ये इशू नहीं होता कि हम आईरस रेप्लिका वगैरह की वहां जरूरत पड़ती है जहां पर क्लाइंट्स इतने ज्यादा नहीं होते, बिकॉज एट द सेम टाइम चार चार बैचेस चल रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, तो फिर इतने ज्यादा लोगों को, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडीज तो नहीं दी जा सकती ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना क्लाइंट होता है कि हमारे एट अ टाइम 10 बैच भी चल पड़े तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट को उसकी एक स्पेसिफिक एक यूनिक आईडी दे दी जाती है, एक पासवर्ड दे दिया जाता है, ताकि वो आराम से प्रैक्टिस कर सके। बस इसमें आपने इतना करना होता है कि प्रैक्टिस के दौरान आपने फाइल को पूरी तरीके से सबमिट नहीं करना होता, बाकी जितना मर्जी उसके साथ खेलें, जो कुछ मर्जी करें ड्राफ्ट की शक्ल में। अच्छा जी, बात कर रहा था वो मैं उस टाइम कोर्स के बारे में, कि कोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा आज से, जैसे कि मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा कि जी मैं 1 मंथ कोर्स पढ़ा रहा हूँ या मैं 4 महीने वाला कोर्स पढ़ा रहा हूँ। मैं ओवरऑल ये 4 महीने वाला कोर्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो लोग भी पढ़ रहे होंगे वो 4 महीने वाला कोर्स ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो भाई ये कहेंगे कि भाई उन्हें सिर्फ इनकम टैक्स एडवाइजरी ही करनी है, सिर्फ इनकम टैक्स ही सीखना है, बाकी चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका ये पहले 2 मॉड्यूल्स के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साथ में उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की क्लास दे दी जाएगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेल टैक्स के कोई नया कोर्स स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यही कोर्स एज इट इज चलता रहेगा। जो इनकम टैक्स वाले होंगे वो स्किप कर देंगे, छोड़ जाएंगे, और सेल टैक्स वाले ऑनवर्ड उसमें चलते जाएंगे। तो बस फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि इनकम टैक्स की कंप्लीशन के बाद इनकम टैक्स वाले इसको लीव कर जाएंगे, उन्हें उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और 4 मंथ कोर्स वालों को 4 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो लिहाजा आज जो है मैं ये कोर्स शुरू करने लगा हूँ। अगर आप इसको ये कहना चाहें कि जी ये 1 मंथ कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो भी वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप इसको 1 मंथ कोर्स भी कह सकती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि ये 4 मंथ कोर्स है, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आज के टॉपिक्स पे चलें। अगेन एक और चीज भी आपको लोगों को बताता चलूं कि जी फॉर्म अगर कोई विजिट करना चाहे हमारी, तो मोस्ट वेलकम है जी, ठीक है। ये तमाम इदारों का काम भी हम लोग करवाते हैं जी, ठीक है। एक एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। ये फाइल आप लोगों के पास मौजूद होगी, ये पूरी पीडीएफ फाइल, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को कही गई हैं और क्या वो आप लोगों को करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही। तो ये फाइल आप लोगों ने अपने पास रखनी है, पीडीएफ फाइल, इसको अच्छे से रीड भी कर लेना है, क्या हमें ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, ये नहीं सिखाई जा रही, इस चीज को भी आपने अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, मैं बता रहा था जी कि हमारी क्योंकि अपनी जाती फर्म है, तो आप में से कोई भी भाई जिसको कोई चीज ना समझ आ रही हो अच्छे तरीके से ऑनलाइन, तो आप लोग जो है वो मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 2 विजिट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं। अगर कोई भी चीज ऑफिस आके समझना चाहें, तो आपको यहाँ पे ऑफिस आने के बाद भी वो चीज समझा दी जाएगी। तो ऑफिस का एड्रेस है जी, ऑफिस नंबर G9 एम्पायर सेंटर, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 2 लाहौर। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर नोट्स की तरफ। जी, रमज़ान की टाइमिंग जो है वो मैं आप लोगों को वैसे मैं भी बता देता हूँ, बाकी जो बेहतर तरीके से आपको कोऑर्डिनेटर्स गाइड कर सकते हैं। रमज़ान में हमारा इससे पहले यही तरीकाकार चलता आ रहा है, बाकी जो है वो थोड़ी बहुत टाइमिंग तो हर बार चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अभी तक का तरीकाकार यही है कि जो है वो मगरिब की अजान के बाद, यानी कि आप कह लें मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो आपकी क्लास शुरू हो जाया करेगी। और इसी तरह से तरावी और नमाज इशा से पहले पहले हमें जितना भी टाइम मिला, अराउंड अबाउट 1.5 घंटे तक, या इवन दैट कि 1 घंटा भी हमें मिला, तो हम लोग सिर्फ उसी में क्लास कंडक्ट करेंगे। रमजान की वजह से हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल एक क्लास जो 1.5 घंटा मैंने पढ़ाना था, अगर मैं 1.5 घंटे की बजाय 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट पढ़ा लूंगा, तो वो जो बाकी का आधा घंटा या 15 मिनट होंगे, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग अलग से क्लास कर लेंगे, तो सारी चीजें जो वो इक्वल हो जाएंगी। तो इस चीज से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों को ये सारी की सारी जो टाइमिंग्स है इसके बारे में बता दिया जाएगा। आईरिस में लॉगिन कैसे होता है? आईरिस में लॉगिन यार ये तो बिल्कुल ही कोई मसला ही नहीं होता। ये आपके सामने फॉर एग्जांपल आईरिस खड़ा है ना, तो यहाँ पे ऊपर जो है ना आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है, जैसे अभी ये सारे भाइयों के शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है। और नीचे आपने एक पासवर्ड लिखना होता है, जो पासवर्ड आपको एफबीआर देता है पहले, ठीक है। बाद में फिर आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आईरिस का अकाउंट है वो आप लोगों का चल जाता है, लॉगिन हो जाता है। उसके बाद जैसे मर्जी इसमें रिटर्न वगैरह फाइल करें।
अच्छा जी, उसके बाद जा रहे थे हम लोग लेक्चर नोट्स की तरफ। हमारे आज के जो टॉपिक्स है ना जी, अब ये पहले क्योंकि रेगुलर क्लास है, तो हमारे आज के टॉपिक्स हैं जी। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज टैक्स, टैक्स है क्या चीज। देन इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या फर्क है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक स्टार्टिंग वाला इनकम टैक्स ही है, सेल टैक्स के बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जी एफबीआर क्या चीज़ है, क्या इदारा है, क्यों आया है, कहाँ से आया है। फिर उसके बाद एफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है। फिर एफबीआर की वेबसाइट और आईआरएस, इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिर जी रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जिसे कि गोशवारा भी कहा जाता है, वो आ जाएगा। और लास्ट पे आ रहा है आपका पर्सन इन आईटीओ, यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किन लोगों को पर्सन कह के मुखातिब करता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं, बस सारी की सारी हम लोग इंशाल्लाह अभी के अभी कर लेंगे। तो मुझे एक सेकंड दे, मैं बस एक गिलास पानी पी लूँ, देन मैं जी ये सारी चीजें आप लोगों को करवाता हूँ। अभी जो है आप लोग सिर्फ इतना अपने माइंड में सोचो कि टैक्स किसे कहते हैं, ठीक है। टैक्स क्यों हुकूमतें लेती हैं, टैक्स की वजह क्या है, टैक्स के रेट्स कितने हैं। तो इस चीज को एक दफा अपने माइंड में कोशिश करो आप लोग बनाने की, देन फिर मैंने तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी ही करनी है। सो जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, आप भाइयों के जो भी सवाल आते हैं ना, आप लोग बिल्कुल जरूर अच्छा कर रहे हैं, आप लोग लिखते जाएं, ताकि जो सवाल आप लोगों के माइंड में है ना, वो सवाल आप लोगों का स्किप ना हो। और फिर जब मुझे एंड पे मैंने जब सवालों के जवाब देने हैं, तो फिर ये लिखे हुए सवालों को मैं पहले एड्रेस कर लूंगा, और फिर साथ साथ और भी सवाल आते जाएंगे, ठीक है। मीनवाइल मैं अभी अपनी जो मेरी जितनी भी बातें हैं, जो मैंने तैयार की हुई हैं चीजें, मैं वो एक दफा पूरी कर लूँ। फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल, अब लेकिन आप लोग सवाल अपने लिखते जाएं, जो भी सवाल जिसके भी माइंड में आ रहा है। अच्छा जी, आज के जैसे कि टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है व्हाट इज टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स में जी बहुत सिंपल सी बात करूंगा, क्योंकि पहला दिन है अभी। अ, पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो, ठीक है, हर मुल्क में यही तरीकाकार चलता है कि जो स्टेट होती है ना, हुकूमत जो होती है या सरकार जो होती है, सरकार के कुछ अपने काम होते हैं। अब ये सरकार के जो कुछ अपने काम होते हैं, ये इस तरीके के काम होते हैं जो इंडिविजुअली हम लोग अपनी अपनी जात की हद तक परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे यहाँ, मैं इस टाइम लाहौर में बैठा हूँ और मुझे लाहौर से कराची जाना है, और लाहौर से कराची जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ अपने जाती इस्तेमाल के लिए एक पूरी रोड बना सकता हूँ? इसमें पहली मुश्किल ये आएगी कि रोड बनाना मुश्किल है, और सेकंड मुश्किल ये आएगी कि अगर मैं रोड बना लूँ, तो किस तरीके से मैं उस रोड को महफूज कर सकता हूँ कि फिर उसको एक्सक्लूसिवली मैं ही यूज करूँ, कोई दूसरा बंदा उस रोड के ऊपर कदम ना रखे। ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसे कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का जो जाल होता है। ये चीज फिर अल्टीमेटली किसके जिम्मे आती है? ये चीज फिर अल्टीमेटली हुकूमतों और स्टेट के जिम्मे ही आती है, ठीक है। तो अगर मैंने अपना कोई काम करना है, तो उसके पैसे मेरी जेब से लगेंगे। स्टेट ने अपना कोई काम करना है, तो उसके पैसे स्टेट की जेब से लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट कमा कहां से रही है, ठीक है। मैंने एक मिसाल दी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की, और भी मिसालें ले लें आप। स्कूल कॉलेज जो गवर्नमेंट के होते हैं, अस्पताल होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर आपका महकमा दिफा है, जो कि आपको इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करता है दूसरी जो है वो कंट्रीज से। तो ये सारी चीजें आप लोग जाती तौर पे तो नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जाती तौर पे अगर आप करने पे आओ, तो पैसे आपके अपनी जेब से लगेंगे। स्टेट कर रही है आप लोगों के लिए,
स्टेट पहली बात तो यह कि वो अपने लिए कर नहीं रही, स्टेट आप लोगों के लिए कर रही है। दूसरी बात यह है कि स्टेट अगर कर रही है तो स्टेट पैसा कहाँ से लगाएगी। मिसाल ले लेते हैं कि हो सकता है स्टेट की भी कोई अपनी जेब होती होगी, ठीक है। तो स्टेट की जेब में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। नंबर एक पे ये हो सकता है कि जी आपके मुल्क से कोई मादनियात निकलती हो, और अक्सर ममालिक जो है वो आपके सामने मिसाल मौजूद है। फॉर एग्जांपल जो इतने भी अरब कंट्रीज हैं, ये कतर कुवैत वगैरह जो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, इन कंट्रीज से तेल निकलता है, ठीक है, क्रूड ऑयल निकलता है। वो क्रूड ऑयल को बेचते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ जाता है कि वो उनकी कंट्रीज बहुत अच्छे से रन हो रही हैं, और हर बंदा वहां पे अमीर आदमी है, गुर्बत वहां पे है ही नहीं, लेकिन टैक्स वो लोग फिर भी नहीं ले रहे। दैट मीन्स कि टैक्स कोई ऐसी चीज है जो कि शायद डेवलपिंग कंट्रीज लेते हैं, या वो लोग लेते हैं जिनके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जरा कम होते हैं जिन गवर्नमेंट्स के पास। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर टूरिज्म बहुत अच्छी चलती है, ठीक है, टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है उन कंट्रीज के पास। बहुत सारी आपको ऐसी कंट्रीज मिल जाएंगी अगर आप सर्च करें, तो जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म है। उन कंट्रीज में जो है वो सालाना करोड़ों लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, और वो बहुत सारे पैसे उन उससे कमाते हैं। ऐसी कंट्रीज भी टैक्सेशन का जो वेपन है वो यूज नहीं कर रहे, टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही उन्हें। सो हमारी जैसी कंट्रीज जो हैं, जिनके पास वैसे सहूलियात तो सारी मौजूद है, मादनियात भी बहुत है, टूरिज्म को भी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के होने के बावजूद अपनी सुस्ती की वजह से और नाअहली की वजह से इन्हें मजबूरन सहारा लेना पड़ता है अवाम के पैसों का। ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग अवाम से ये कहते हैं कि जी हम आप लोगों को सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल कॉलेज, आप लोगों को जो डिफेंस डिपार्टमेंट है आपका, या जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम आपको करके देंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी आमदन में से ना थोड़े से पैसे हमें देने, ताकि हम लोग ये सारे पैसे इकट्ठे करके फला फला काम कर सकें। सड़कें बनानी है तो आप लोग हमें पैसा दोगे तो हम लोग सड़कें बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं कहीं से भी, ठीक है। सो ये जो पैसा एक आम आदमी अपनी इनकम में से थोड़े से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को देता है ताकि गवर्नमेंट अपने काम पूरे कर सके, इस पैसे को कहा जाता है जी टैक्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि किसी भी आम आदमी, आम इंसान की इनकम का वो शेयर जो वो हुकूमत को देता है, ताकि हुकूमत जो है वो एग्रीगेटिवली या ओवरऑल पूरे मुल्क के जो वो काम जो कि हुकूमत के जिम्मे होते हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए उनके ऊपर वो रकम खर्च कर सके, तो वो दी गई रकम एक इंडिविजुअल की तरफ से, एक कंज्यूमर की तरफ से वो दी गई रकम एक टैक्स कहला जो है वो टैक्स कहलाती है। ये टैक्स, इसकी कई किस्में हैं जी। इनकम टैक्स भी होता है, सेल्स टैक्स भी होता है, कस्टम्स ड्यूटी भी होती है, एक्साइज ड्यूटी भी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के टैक्सेस भी होते हैं, लोकल टैक्सेस भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर लोग जो टैक्सेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। कुछ समझ लें, अगेन 98 to 99% यही टैक्सेस ही हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है टैक्स में, और कुछ नहीं है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स ही मेन टैक्सेस होते हैं, यही पूरी जो बिजनेसेस होते हैं उनको रन कर रहे होते हैं। अच्छा, और इनकम टैक्स क्या है जी, बेसिकली कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत मांग ले तो उसको हम लोग इनकम टैक्स कह देते हैं, और अगर आपकी सेल्स का कुछ हिस्सा हुकूमत मांग ले तो उसको सेल्स टैक्स कह दिए थे। फिर लोग हम लोग इनकम टैक्स मॉड्यूल पे हैं तो हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स तक ही लिमिटेड रहेंगे, सेल्स टैक्स में मॉड्यूल में जाके फिर सारी बातें सेल टैक्स की होंगी। अगली चीज आई थी जी FBR या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इन दोनों के बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हुकूमत टैक्स लेती है, मैंने आपको एक इशारा दे दिया था कि जी फेडरल हुकूमत जो है वो इनकम टैक्स लेती है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत नहीं लेती। तो अगर वफाकी हुकूमत या ओवरऑल हुकूमत ने आप लोगों से टैक्स लेना है, टैक्स का पैसा इकट्ठा करना है, तो क्या हुकूमत जो है का कोई एक सिंगल यूनिट एक ही होगा जो सारे काम कर रहा होगा पूरे मुल्क में, या हुकूमत ने डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाए होंगे। जिस तरीके से आपके सामने डिफेंस के लिए उन्होंने एक यूनिट बना दी, फॉर एग्जांपल आर्मी है, या आप लोगों की जो मिलिट्री है, या जितना भी आप लोगों का आर्मी का डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये एक यूनिट है जो कि एक पर्टिकुलर जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट ऐसे ही बन गया टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसे आम अल्फाज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हम लोग कह लेते हैं। तो उसको अगर और ज्यादा तरीके से नाम दिया गया, जब उसको लिंक किया गया वफाकी हुकूमत के साथ, तो उसका नाम बन गया जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR।
तो हुकूमत डायरेक्टली किसी से आके टैक्स नहीं पकड़ती, बल्कि हुकूमत का एक इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। एफबीआर पूरे मुल्क के लोगों से इनकम टैक्स इकट्ठा कर रहा होता है, ठीक है, उनके गोशवारों को वगैरह को देख के इनकम टैक्स ले रहा होता है। अब अगली चीज इसी से निकलती है कि अगर हुकूमत ने टैक्स लेना था, उसने एक इदारा बना लिया एफबीआर, लेकिन कोई कानून, कोई असूल, कोई जाब्ता, कोई चीज तो होगी ना जिसकी वजह से जो है वो एफबीआर हमसे टैक्स लेता है, या जिस कानून को फॉलो करते हुए हम लोग एफबीआर को टैक्स जमा करवाएं। तो ये जाब्ता या कानून किसी एक किताब में लिखा होगा। वो किताब क्या है जी? उस किताब का नाम रख दिया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 2001 में ये कानून आया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस था 2001 का, इसलिए इसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रखा गया। अब इस किताब को फॉलो करते हुए जो एफबीआर इदारा है वो हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, और इसी किताब को फॉलो करते हुए हम लोग भी टैक्स पे करते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी बंदे के साथ आप जिसे कह सकते हैं नाइंसाफी ही नहीं हो सकती, या कोई भी बंदा टैक्स के कवानीन से जो है वो ला इल्म नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकता कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि स्टेट हमारे साथ क्या कर रही है। नहीं, स्टेट ने खुल के बता दिया है कि फलां फलां टैक्स लगेंगे और फलां फलां रेट्स होंगे और फलां फलां वक्त पर ये टैक्स अदा किया जाएगा, और फलां फलां बंदे ने ये टैक्स अदा करना है, और ये अथॉरिटी है, इसको टैक्स जमा करवाना है। जमा ना करवाने की सूरत में ये होगा, टाइम पे जमा करवाएंगे तो ये होगा, थोड़ा लेट जमा करवाएंगे तो ये फाइन वगैरह होंगे, पेनल्टीज होंगी। एक एक चीज आपको बता दी गई है इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। मैं दोनों चीजों के बारे में आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने बात की फॉर एग्जांपल एफबीआर की, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जी, तो ये एफबीआर की वेबसाइट है, ठीक है, fbr.government.pk वेबसाइट है एफबीआर की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आप लोग ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेंगी। बहुत ही समझ लें कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक भरी हुई वेबसाइट है। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए, हर तरह की ऑनलाइन सर्विसेज को इकट्ठे लिंक्स लगा दिए उन्होंने। इनकम टैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, सेल टैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, कस्टम्स के बारे में। आप लोग यहाँ पे मेरे पास सीखने आए हो ना ये सारी चीजें, तो मैं यही बता रहा हूँ कि सीखने का तरीकाकार तो फिर यही है कि जहां सेल मिले, जितना मिले, जैसे मिले, उसको फौरन आप लोग जो है वो हासिल कर लो, कैच कर लो। तो आप लोगों के पास ये एफबीआर की जो वेबसाइट है ना, ये भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती है। यहाँ पर वीडियोस भी मौजूद हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। आप लोगों को हर चीज यहाँ से सीखने को मिल सकती है, पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अच्छा, अब ये एफबीआर की वेबसाइट है जी, ये ही वो इदारा है जो कि पूरे मुल्क से टैक्स की कलेक्शन करता है, ठीक है। एफबीआर किस कानून के तहत कलेक्शन करता है? मैंने बताया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यहाँ पे आप आएंगे ना, ये लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस, ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है जी। मेन पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनेंस, मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में लिखा हुआ है एक्ट्स, उसके बाद लिखे हुए हैं जी ऑर्डिनेंसेस, और उसके बाद लिखे हुए हैं रूल्स। यहाँ पर ऑर्डिनेंस में मैं जाऊंगा तो ये जो दूसरे नंबर पे, बल्कि पहले नंबर पे जो हेडिंग है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो एक और पेज ओपन हो गया जिसपे इस ऑर्डिनेंस की डिफरेंट पब्लिकेशंस आ रही है, यानी कि डिफरेंट अशात आ रही हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के बाद अगला वर्जन आ जाता है। अभी जिसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 30 जून 2024 का है। इसके बाद कोई मजीद तब्दीली वाला वर्जन अपलोड यहाँ पर नहीं हुआ। तो आपने जब भी कंसल्टेंसी करनी है, आपने कभी भी पुरानी किताब को यूज नहीं करना, क्योंकि पुरानी किताब में तो पुराने कवानीन होंगे, जबकि कवानीन हर साल चेंज होते हैं। तो आपने हमेशा उसको किताब को यूज करना है जो यहाँ पे सबसे ऊपर पड़ी होगी। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30 जून 2024। मैंने जैसे ही क्लिक किया जी, तो मेरे सामने ये स्क्रीन के ऊपर पूरी किताब इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी अभी, ठीक है। ये देखें जी, किताब आप लोगों के सामने ओपन हो रही है। अब ये देखें जी, इनकम टैक्स मैनुअल पार्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 से मुराद ये होता है कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पार्ट 1 है, और फिर जो रूल्स होते हैं वो आपका पार्ट 2 होते हैं। मैं आपको बताऊंगा रूल्स में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। खैर अभी बता देता हूँ जी। ऑर्डिनेंस में बेसिकली सिंपल कानून होता है कि फलां बंदे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना आप लोगों के लिए लाजिम है। और रूल्स आप लोगों को तरीकाकार बताते हैं कि इस काम को परफॉर्म कैसे करना है। मिसाल के तौर पे ऑर्डिनेंस समझ लें, ये कानून है जो आपको कह रहा है कि आपने डेली स्कूल जाना है, ठीक है। आप छोटे बच्चे हैं, आप 5वीं जमात के तालिबे इल्म है, तो एक कानून है जो कि आपको कह रहा है कि डेली स्कूल जाना है आपने। समझ लें ये ऑर्डिनेंस है, या ये एक्ट है। एक्ट और ऑर्डिनेंस एक ही चीज है, ठीक है। अभी इस लेवल पे आप यही समझ लें कि एक्ट और ऑर्डिनेंस एक ही चीज होती है, और रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपने डेली स्कूल जाना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा।
आपने किस रास्ते से जाना है, कौन सा यूनिफॉर्म पहन के जाना है, कितने बजे घर से जाना है, कितने बजे वापस आना है, स्कूल जाके आपने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस टीचर के पास पढ़ना है, ये सारी, किस क्लास में जाके बैठना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रूल्स बताएंगे। कानून सिर्फ इतना बताएगा कि आपने डेली स्कूल जाना है। तो ये चीज फर्क आप लोगों को मैंने स्टार्ट में क्लियर कर दिया। हम लोग ऑर्डिनेंस भी पढ़ेंगे, हम लोग रूल्स भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम भी सीखना है और हम लोगों को कानून भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो ये वो किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके अंदर कोई 242 सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो हर सेक्शन का एक प्रॉपर कानून है हर सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी किताब रीड करनी है, मैंने आप लोगों को ये सारी किताब पढ़ानी भी है इंशाल्लाह। और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा। परेशानी होना आप लोगों ने कि जी ये तो शायद हो ही नहीं सकता, नहीं, सारा कुछ हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। और मैं ये पूरी पूरी किताब भी आपको पढ़ाऊंगा और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ तमाम प्रैक्टिकल काम भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो काम करवाऊंगा, और फिर साथ साथ ये लॉजिकल चीजें भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, बात कर रहे थे जी हम लोग अपने लेक्चर नोट्स में। अब अगर थोड़ा सा आगे जाएं जी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। वाज़ेह है कि ये हमारी पहली रेगुलर क्लास है और आज से ऑनवर्ड हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इनकम टैक्स मुझसे सुना क्या चीज है, टैक्स के बारे में मैंने बताया, देन मैंने बताया इनकम टैक्स और सेल टैक्स का फर्क, देन मैंने एफबीआर की वेबसाइट के बारे में बताया, ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना आप लोगों को सिखाया कैसे करना है। ऑर्डिनेंस डाउनलोड हो जाएगा ना जब जी, तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ डिवीजन है। अब ये मुख्तलिफ डिवीजन क्या है? डिवीजन इस तरीके से होती हैं जी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो किताब है ना उसके हैं टोटल 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर को आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना देख के, ये नहीं कहना कि ये 13 चैप्टर्स क्या चीज है, चैप्टर हैं तो स्केड्यूल्स क्यों है, स्केड्यूल्स हैं तो सेक्शंस क्यों है। सिंपल आपने इतना सोचना है, जैसे ये काम कोई भी किताब होती है ना 8वीं 9वीं 10वीं की कोई साइंस की बुक हो, तो हमेशा उसके अंदर चैप्टर्स बने होते हैं। और चैप्टर्स बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि आप लोग एक तरह की चीजों को एक जगह पे इकट्ठा कर सको और फिर उसको एक चैप्टर बना दो, एक कैटेगरी में रख दो, और फिर अगली कैटेगरी शुरू हो जाए तो दैट मीन्स एक अगला चैप्टर। जैसे आप लोग पढ़ते थे अपने स्कूल वगैरह में, तो क्या होता था कि जी एक चैप्टर होता था, फॉर एग्जाम्पल वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डील कर रहा है, ठीक है, बायोलॉजी में। फिर एक चैप्टर आ जाता है जी जो कि आपके जिसे कह सकते हैं, ये आपका होता था डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर आपका स्केलेटन्स वगैरह वाला एक सिस्टम होता है, मेरे तो माइंड से वो निकल गए हुए हैं नाम, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अलग अलग चैप्टर्स इनको डील करते हैं, एक ही चैप्टर में सारी चीजें नहीं आती। उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जिस टाइम आप कोई रेलेवेंट चीज तैयार करने बैठो तो आपको किताब के पहले सफे से ना देखना पड़े कि किस पेज पे जाके जो है वो मैं हार्ट के बारे में पढ़ सकूंगा, बल्कि आप डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन करोगे, चैप्टर 3 में जाओगे, आपको पता है मेरे हार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होगी। यही चीज आप लोगों के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर है। 13 चैप्टर बनाए हुए हैं सिंपली। वो आपको बताते हैं जी पहला चैप्टर जो है वो आप लोगों के किन किन तरह के टैक्सेस को डील कर रहा है, दूसरा चैप्टर किसको डील कर रहा है। ये जो स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स से ही आपको सारा कुछ पता चल जाना है। ये अभी हमने इंडेक्स ओपन किया हुआ है ना, ये देखें जी यहाँ पे आ रहा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी होता है, समझ लें, बिल्कुल बेसिक्स, जो आपको बताता है इस ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस है क्या। फिर है जी चैप्टर 2, चार्ज ऑफ टैक्स, कि टैक्स लागू कैसे होगा, आप लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा कैसे। इसके आगे जाएंगे चैप्टर 3 आ जाएगा टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। आप लोगों को टैक्सेबल इनकम के बारे में बताया जाएगा कि क्या आपकी हर तरह की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या कोई खास किस्म की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो जवाब है जी बिल्कुल, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, हर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इसमें फिर आपकी हर तरह की इनकम आना शुरू हो जाएंगी जिनके ऊपर टैक्स लगता है। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो इसके बाद आपके पास अब चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 के आगे जी कॉमन रूल्स, ठीक है। अब ये कॉमन रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को सारे पढ़ाए जाएंगे। फिर इसी तरह से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो चैप्टर 5 आ गया, प्रोविजंस गवर्निंग पर्संस, ठीक है। तो जो भी आपके पर्संस होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, कौन कौन से पर्सन होते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक में भी शामिल है, फिर मैं उस टाइम ज्यादा आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। इसमें हर तरह के आपके पर्संस आ जाते हैं, आपकी कंपनीज आ जाती हैं, आपके एओपीज आ जाते हैं, आपके इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आ गया स्पेशल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। चैप्टर 7 आ जाएगा आपका इंटरनेशनल चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उन्होंने लिख दिया जी इंटरनेशनल। तो इसमें आपकी फॉरेन सोर्स इनकम वगैरह जो है वो आ जाती है, यानी कि बाहर से आप जो पैसा वगैरह कमाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर्स का अंदाजा हो गया होगा कि चैप्टर्स का क्या मकसद है। अच्छा, इससे अगली चीज आ गई जी 14 स्केड्यूल्स हैं।
स्केड्यूल्स का चैप्टर के साथ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इसको भी आप लोग ऐसे समझ लें जैसे आप लोगों की जो साइंस की बुक्स वगैरह होती थी मैट्रिक वगैरह में, तो उसमें हमेशा स्टार्टिंग में चैप्टर्स पूरे हो जाते थे ना, तो एंड पे जाके कोई ग्लॉसरी या वो ग्लॉसरी हुआ करती थी, फिर इसी तरह से कोई इंडेक्सेस वगैरह एंड पे दिए जाते थे, जिसमें काफी सारी जो है ना टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी टेबुलर फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो इसी तरीके से हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी एंड पे जाके 14 स्केड्यूल जो दिए गए ना, इसमें बेसिकली टैक्स के रेट्स होते हैं, सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है टैक्सेशन की, पेनल्टीज की, आपके फाइन्स वगैरह की। तो ये अलग से 14 स्केड्यूल्स दिए गए हैं। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है, अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज होनी है, कंपनी पे कितना टैक्स लगना है, इंडिविजुअल पे कितना टैक्स लगना है, तो ये चीजें होती हैं। 14 स्केड्यूल्स हैं जी इसके अंदर। उसके बाद आते हैं जी 242 सेक्शन। ठीक है, 242 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। सेक्शंस का क्या काम होता है जी? ओवरऑल चैप्टर्स तो हैं इसके अंदर 13, लेकिन चैप्टर्स के अंदर ही सेक्शंस होते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना ऑर्डिनेंस को, तो ऑर्डिनेंस में पहला सेक्शन शुरू हो जाएगा आपका पहले पेज से ही तकरीबन। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है। सेक्शन 2 है डेफिनेशन। सेक्शन 3 है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। सेक्शन 4 है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम वाला। तो अब आप लोगों ने देखा है कि हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में गए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि सेक्शन 3 तक आए चैप्टर 1 में और उसके बाद अगेन सेक्शन 1 शुरू हो गया चैप्टर नंबर 2 में जाके। नहीं, चैप्टर 2 में सेक्शन नंबर 4 ही आया। दैट मीन्स कि सेक्शंस का जो ऑर्डर है ना, वो ब्रेक नहीं हो रहा पूरे ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 1 से लेके 242 तक एक ही ऑर्डर में चलेंगे ये सारे सेक्शंस, दरमियान में चैप्टर भले तब्दील होते जाए। अब सवाल ये है कि ये सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं? सेक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जहां कहीं हमने रेफरेंस यूज करना हो ना किसी कानून का, तो हमें पूरे पूरे चैप्टर्स का सहारा ना लेना पड़े कि जी हम लोग फलां चैप्टर की फलां लाइन की बात कर रहे हैं, बल्कि हम लोग चैप्टर्स वगैरह को बाईपास करते हुए सिर्फ एक सेक्शन का नाम लें। लाइक अगर मैंने बात करनी है जी किसी की सैलरी के बारे में, मैं कहूंगा कि जी मैंने सैलरी की इंफॉर्मेशन रीड करनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से, कि लोग जो तनख्वाहदार हैं वो टैक्स कैसे देते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जी पहले आप चैप्टर 4 में जाएं, चैप्टर 4 में जाके फिर आप लोग फलाने हेड्स ऑफ इनकम में जाएं, ये करें वो करें। मैं सिंपल सा कह दूंगा कि जी आप लोग चैप्टर नंबर सॉरी आप लोग सेक्शन नंबर 12 में चले जाएं। अब ये देखिए सेक्शन 12 सैलरी। मैंने अगेन नहीं देखा कौन सा चैप्टर है, कौन सा यूनिट है, कौन सी डिवीजन है, सिर्फ और सिर्फ मैंने सेक्शन देखा है और मैं सीधा सैलरी में चला गया हूँ, सेक्शन 12 सैलरी। ठीक है। अगर मैं यहाँ से सर्च भी करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ 12 और उसके बाद एक डॉट लगा दूं और उसको जो है मैं ऐसे एंटर करूं, तो ये देखें ये मैं चला गया हूँ सेक्शन 12 सैलरी में। अब ये यहाँ से सारी सैलरी की इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई, हेड ऑफ इनकम सैलरी। ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना भी है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज इसके अंदर क्या आती है ऑर्डिनेंस के अंदर? अगली चीज आ जाती है जी सब सेक्शंस। ठीक है, हर सेक्शन के आगे सब सेक्शंस होते हैं जो किसी भी सेक्शन की डिटेल्स को जरा मजीद खोल कर बयान करते हैं। ठीक है, इसकी मैंने हायरार्की भी यहाँ पे अलग से लिख दी है। सेक्शन के आगे सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के आगे क्लॉज होता है और क्लॉज के आगे सब क्लॉज होता है। तो अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैंने वैसे लास्ट टाइम यहाँ कहीं लिखा था, मैं एक सेकंड देख लूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं वहीं से आप लोगों को थोड़ा सा और सिखा देता हूँ। नहीं तो फिर मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे अगर याद हो तो मैंने यहाँ कहीं पे लिखी थी ये चीज़। ये नहीं, मिल गया मिल गया। अब मैंने ना ये लास्ट टाइम एक बैच को पढ़ा रहा था, तो मैं ऐसी माइंड में ये एक मिसाल आ गई तो मैंने इससे बता दिया, क्योंकि जो है ना इनकम सेक्शन सब सेक्शन का लोगों को जरा क्लियर नहीं होता। सेक्शन होता है जी, सेक्शन के बाद आता है सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद आता होता है क्लॉज और क्लॉज के बाद आता है सब क्लॉज। अब इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। सेक्शन नंबर हमेशा 1 मतलब के डिजिट में होता है,
1 2 3 4 से लेके 242 तक कोई ब्रैकेट्स वगैरह इसके अंदर यूज नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि सेक्शन नंबर 12 है। सब सेक्शन जो होता है ये हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर यूज होता है। मिसाल के तौर पे सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, क्लॉज जो होता है, अच्छा इसको इसने अकाउंटिंग की फिगर समझ ली है, इसको जब कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट क्या है, ईयर टेक्स्ट। तो सब सेक्शन जो है जी है वो हमेशा हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद हमारा आता है जी क्लॉज। क्लॉज हम हमेशा हमारा अल्फाबेट्स की शक्ल में होता है और ये भी हमारा ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल अल्फाबेट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा जी सब क्लॉज। सब क्लॉज जो है वो हमारा रोमन जो काउंटिंग होती है उसके अंदर होता है और ये भी हमारा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। लाइक तो आप लोगों को ये आइडिया एक दफा होगा, फिर मैं ऑर्डिनेंस से आप लोगों को दिखाऊंगा तो उससे आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये मैंने जैसे कि बताया कि सेक्शन को मजीद एक्सप्लेन करता है सब सेक्शन, सब सेक्शन को मजीद एक्सप्लेन करेगा क्लॉज, और क्लॉज को मजीद एक्सप्लेन करेगा सब क्लॉज, ठीक है। ये किस तरीके से होते हैं जी, पहले मैं आप लोगों को ऑर्डिनेंस में दिखा दूं। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना सैलरी में, अब ये जो सबसे पहले आप लोगों के सामने चल आ रहा है ना नजर, ये जी सेक्शन, ठीक है, सेक्शन नंबर 12, उसका ये सब सेक्शन 1 आ गया, फिर सब सेक्शन 2 आ गया। बेसिकली हुआ क्या कि सेक्शन 12 जब आया ना सैलरी, तो एक चीज ये देखी गई कि क्या हम एक ही लाइन में सारी बात कर सकते हैं। तो पता चला नहीं जी कि एक लाइन में हम सारी बात नहीं कर सके, डिफरेंट बातें हैं जो एक ही सेक्शन के अंदर हो सकती हैं। तो अगर डिफरेंट बातें हैं तो फिर हर बात को एक अलग नंबर दे दिया जाए जिसे कि सब सेक्शन कह दिया गया। अच्छा, जब उन्होंने सबसेक्शन लिखना शुरू किया, जब उन्होंने सबसेक्शन 2 लिखा ना, तो सबसेक्शन 2 वाली बात लिखते हुए ना फील हुआ कि नहीं इसमें कुछ मजीद बातें हो सकती हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज की हो सकती हैं। तो उन्होंने जो है क्लॉज बना दिया आगे कि एक सबसेक्शन 2 में मुख्तलिफ तरह की बातें हो सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने क्लॉज बना दिए, क्लॉज ए बी सी। इसी तरीके से चलते चलते जब वो क्लॉज सी पे गए तो उन्हें आइडिया हुआ कि नहीं क्लॉज सी की भी मजीद वजाहत दी जा सकती है। तो उन्होंने उसके बाद सब क्लॉज बना दिए, 1 और 2। तो ये असल में इस तरीके से आपके ऑर्डिनेंस के अंदर होता है। अब अगर मैंने कभी भी इस लाइन की बात करनी है ना और किसी को बताना है ऑर्डिनेंस के खोले बगैर के जी फलान जगह जाके ये रीड करो, तो मैंने इसको इस तरीके से बोलना है तो भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 1, ठीक है। अगेन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 1, ये तरीकाकार होगा। इसकी मैं मिसाल यहाँ पे मैंने लिखी है, वो वहां से आपको बहुत बेहतर अंदाजा हो जाएगा जी। मैंने लिखा है जी कि सेक्शन नंबर है ना, फॉर एग्जांपल आप उसको मिसाल दे लें, सेक्शन नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि मेरे घर में मेरा तीसरा नंबर है, ठीक है, मैं नुमान हूं और मेरे घर में भाइयों में मेरा तीसरा नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने एक बात कर दी और मेरा नाम नुमान है, ठीक है। अब मेरी आगे एक्सप्लेनेशन शुरू होने लगी है। अब एक तो ये बात भी थी कि मैं पहली लाइन के अंदर ही सारी बातें लिखता जाऊं, लेकिन पहली ये जो लाइन है ना ये स्पेसिफिकली बताई सिर्फ ये रही है कि मेरे घर में मेरा कौन सा नंबर है और मेरा नाम क्या है, दैट्स इनफ। अब अगर मैं आगे मजीद बातों की तरफ आऊंगा तो मुझे अलग अलग सबसेक्शन यूज करने चाहिए। जैसा कि मैंने सेक्शन नंबर 12 है ना फॉर एग्जांपल, तो आगे मैंने उसके सबसेक्शंस क्या यूज किए हैं। एक सबसेक्शन में मैंने लिखा जी कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये 1 लिखा। सबसेक्शन 1 में मैंने लिखा कि मैं स्टूडेंट हूँ। सबसेक्शन 2 में लिखा है मैंने कि मैं प्लेयर भी हूँ। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना।
सबसेक्शन 3 में मैंने लिखा है कि मैं जॉबियन भी हूं, मैं जॉब भी करता हूँ। इसी तरीके से मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये जो सबसेक्शन 1 है ना स्टूडेंट, इसके भी मजीद वजाहत देनी चाहिए। अब इसकी वजाहत देने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी? मुझे जरूरत पड़ी जी क्लॉज की। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कि मैं सीए स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये बातें ज्यादा थी, तो फिर मैं एक लाइन में नहीं लिख सकता, तो फिर मैंने क्लॉज बी को भी यूज किया। क्लॉज ए में मैंने लिख दिया कि मैं सीए स्टूडेंट भी हूँ, क्लॉज बी में मैंने लिखा कि मैंने एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ। ठीक है। फिर मुझे फील हुआ कि नहीं जी, जो सीए स्टूडेंट वाला है ना, उसके बारे में मजीद कोई सवाल पूछ सकता है या मजीद थोड़ी सी बात हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सब क्लॉज को यूज किया, यानी कि सबसेक्शन 12 क्लॉज 1 सबसेक्शन सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई या सब क्लॉज 1 कि मेरे सीए के 17 पेपर अब तक पास हो चुके हैं। अब यही बात, सीए के 17 पेपर पास हुए, मैं पहली लाइन में तो नहीं लिख सकता था ना। अब अगर मैंने किसी को बताना है कि जी मेरे सीए के 17 पेपर पास हुए, तो मैं कैसे बताऊंगा? सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई। तो कोई भी बंदा जब इस टाइटल को फॉलो करते हुए आएगा तो वो फौरन मेरी इस लाइन पे पहुंच जाएगा कि मेरे सीए के 17 पेपर पास हैं। तो ये तरीकाकार है जी आपके इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हायरार्की के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो चीजें तो खैर और भी। अच्छा जी, एफबीआर की वेबसाइट के बारे में तो आपको पता चल गया है। अब एक तो एफबीआर की सिंपल वेबसाइट है ना, उसके बाद एफबीआर के जो जो गोशवारे वगैरह फाइल होते हैं, जो रिटर्न फाइलिंग होती है ना सारी, ये किसके ऊपर होती है? इसके लिए इन्होंने अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया हुआ है, ये भी इनकी वेबसाइट है, उसका नाम इन्होंने रखा है जी आइरस। आइरस को मैंने आपको ये खोल के दिखा दिया था। ठीक है। आइरस में हर पर्सन की अपनी एक लॉगिन आईडी होती है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, साथ में पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड लगा के, लॉगिन आईडी लगा के वो बंदा जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊं, तो इस तरीके से जी जो आपका जो पोर्टल है इसमें लॉगिन हो जाएगा। मसला ये है कि इनके जो है ना पासवर्ड अब होते हैं हर 2 महीने के बाद एक्सपायर। तो फिर 2-2 महीने हो चुके होते हैं, इनके लॉगिन जो है वो यूज ही नहीं हो रहे होते। तो इसका भी पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा बस। ये नहीं जी, पासवर्ड रीसेट हो गया। अब हम इसको करते हैं लॉगिन। अब देखें इस तरीके से ओपन हो गया। पहला हिस्सा आएगा फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और दूसरा हिस्सा है फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न। दैट मीन्स कि आपके दोनों काम जो है वो यहीं से ही होने हैं। ठीक है। सेल टैक्स भी, इनकम टैक्स भी। तो ये अब एक तरह से बेसिकली इनका एक पोर्टल है, इनकी एक वेबसाइट है। आप लोगों को जो मैक्सिमम हमारा टाइम लगना है ना, वो इसी आईरस के ऊपर ही लगना है। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा है, मैंने यहाँ से शुरू करना है और एंड तक, ठीक है, आखिरी नुक्कड़ तक लेके जाना है। एक एक पॉइंट, एक एक जो फीचर है, ये सारे, अब ये देखिए सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे मैंने आपको करवाने हैं, तभी आप लोगों को आएंगे। ठीक है। किताबों में चीजें नहीं इतनी लिखी हुई जितना प्रैक्टिकली है। ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको करवाना है। डिक्लेरेशन में जाएंगे तो पता नहीं कितनी सारी चीजें डिक्लेरेशन में मौजूद है। एसेट डिक्लेरेशन देखें जी, उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। फिर अपील्स तो मैंने आपको करवानी ही करवानी है। फिर रिफंड की एप्लीकेशन कैसे देते हैं, डीएनएफबीपी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स कैसे फाइल होती हैं, एडवांस स्टेटमेंट्स कैसे फाइल होती हैं जी। फिर टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, खैर वो तो कितना मुश्किल चीज नहीं है। आरटीओ वगैरह चेंज करना, वो कैसे करना है, सेल टैक्स के काम कैसे करने हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से करवानी है। ठीक है। और मैंने साथ साथ आप लोगों को ऑर्डिनेंस भी पढ़ाना है। और जो चीज मैंने यहाँ से शुरू करनी है, पहले मैंने आप लोगों को जाके थ्योरेटिकली वहां से पढ़ानी है कि ये चीज कैसे कैसे क्यों लिखी गई है। फिर इसका प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल है वो भी हमने करना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी अगली चीज जो थी, हाँ जी, यही चीज मैं बेसिकली इसी पे आना चाह रहा था, रिटर्न ऑफ इनकम या फिर इनकम टैक्स लायबिलिटी। रिटर्न ऑफ इनकम या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी।
आप लोगों ने सबसे पहले तो ये समझ लेना है जी कि जो लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर होते हैं या जो लोग फाइलर होते हैं ना, ये लोग बेसिकली सारे के सारे लोग टैक्स नहीं जमा करवा रहे होते। इनकम टैक्स में रजिस्टर होना डजंट मीन कि आप सारे लोग टैक्स जमा करवा रहे हैं, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी एक अलग चीज है और रिटर्न ऑफ इनकम एक अलग चीज है। बेसिकली है क्या, होता ये है जी कि एफबीआर ये चाहता है कि हर बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है ना, वो पूरे साल में कितने पैसे कमाता है, उसमें से कितने खर्च करता है और कितने जोड़ता है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें दे दे। और एफबीआर कुछ नहीं चाहता, ठीक है। इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन देना, ठीक है, डिक्लेयर कर देना कि हमने इतने पैसे कमाए, इतने खर्च किए और इतने हमारे पास बचत होगी, वो हमने जोड़ लिए या उनसे कोई चीज ले ली, कोई घर ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई और बाइक वगैरह ले लिया। एफबीआर सिर्फ आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहता है। अब अगर एक टैक्स पेयर अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कागज पर लिख के एफबीआर को सबमिट करवा देना, तो जो कागज पे वो लिखेगा ना, उसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। उस कागज को जिसके ऊपर उसका सारा हिसाब किताब होता है वो रिटर्न ऑफ इनकम कहलाता है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है। उसके बाद उसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस होती हैं और अगर आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर हो सालाना तो फिर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है और फिर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि टैक्स की पेमेंट हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हर बंदे के लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि वो बंदा जो है वो खुद को डिक्लेयर कर दे कि वो क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है। टैक्स देना बात की बात है, अगर 6 लाख से इनकम ऊपर हुई तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब आप लोग ये सुनते हैं जी रिटर्न फाइल करना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फाइल है, फोल्डर है जिससे आप लोग कोई कुछ कर रहे हो, वो बातें गलत होती हैं। फाइल करना बेसिकली आपका कानूनी जुबान का एक लफ्ज है। फाइल करने का मतलब होता है टू सेंड समथिंग और टू सबमिट समथिंग। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग वो जो अपना इनकम और एक्सपेंसेस का सारा हिसाब किताब होता है ना, हम लोग उसे फाइल करते हैं, हम लोग उसे सेंड कर देते हैं एफबीआर को, ठीक है। जैसे आप लोग मैसेज सेंड करते हो ना, इसी तरीके से जब हम आईरिस पे ये सारी बातें लिख देते हैं तो अल्टीमेटली एक ऑप्शन रह जाता है पीछे जिसपे लिखा होता है सबमिट। अब ये जो सबमिशन होती है ना, इसका नाम है फाइलिंग। तो अब हम लोग क्या सबमिट कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। यानी कि रिटर्न क्या है, सारी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब। तो हम लोग पहले सारा हिसाब किताब लिखते हैं, उसके बाद एफबीआर को भेज देते हैं। दैट मीन्स कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी। वही सबमिट लफ्ज को आप लोगों ने फाइल लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है। सो फाइल रिटर्न करना ये गलत वर्ड है। असल वर्ड है रिटर्न फाइल करना, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम का हिसाब किताब, और फाइल करने का मतलब भेज देना, सेंड कर देना। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है। अगर आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर हो तो निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती। तो खैर आज के लिए जी इतना ही अभी तक, ठीक है। मैंने जस्ट एक ब्रीफ आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था कि ये चीजें हैं क्या, कैसे कैसे हमने समझना है। कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर एक बंदे को रजिस्टर करेंगे, उसकी प्रॉपर रिटर्न फाइल करेंगे, गोशवारा फाइल करेंगे, इनकम को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस कानून के तहत लिखना है, सारा कुछ कल प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है जी, कल की क्लास में। आज की क्लास यहाँ तक की थी। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं वो देखता हूँ। अच्छा, जिस जिस भाई के सवालात हो ना, काइंडली अपना हैंड रेज कर ले, और जो सवालात पहले से लिखे हैं मैं पहले वो जल्दी से स्पीडी जवाब देता जाऊंगा। बाकी लोग अपना हाथ खड़ा कर लें, देन मैं लास्ट पे आप लोगों के माइक्स भी ओपन कर दूंगा। और कोशिश करें तो साथ साथ सवाल लिखते भी जाएं ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े, ठीक है। सवाल लिखते जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं देखता हूँ जी आप लोगों के सवालात। अच्छा जी, भाई कह रहे थे आरएस में लॉगिन कैसे होना है, वो मैंने दिखा दिया था। उसके बाद एससीसीपी में कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन एडिट कैसे करते हैं, जी ये भी मैं वैसे आप लोगों को अभी कहते हैं तो अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली आप लोगों का पोर्टल बना होता है ना सारा, ये देखिए, ये इजी फाइल आ गया ना। एससीसीपी का जो लॉगिन है ना, ये जरा एक्सपायर जल्दी हो जाता है तो इसको दोबारा से री लॉगिन करना पड़ता है। तो कैंडिडेट से मुराद मेरे ख्याल से आप यूजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यूजर की अगर आपने कंपनी की कोई भी चीज बदलनी है ना, अगर आपने, तो कंपनीज की चीजें जो है ना वो यहाँ से बदली जाती है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी आ गई ना, ब्रास्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, तो आप व्यू डिटेल्स में जाओगे ना, तो अब आगे ये चीजें आ गई हैं, चेंज या रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम,
इसके बाद डाटा रेक्टिफिकेशन आ गया, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ गया, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ गया, चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर बुक ऑफ अकाउंट्स आ गया। अब ये सारी चीजें जो होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया ऑथराइज इंटरमीडियरी ऐड करना है, कोई ऑफिसर ऐड करना है, कोई एम्प्लॉई ऐड करना है, कंपनी को कन्वर्ट करना है एसएमसी से प्राइवेट में या पब्लिक से प्राइवेट में या प्राइवेट टू पब्लिक जाना है, ये सारे काम होते हैं यहाँ से। और ये जितने भी काम है ना, इन सारे कामों के लगते हैं पैसे। एससीसीपी को फीस पे करते हैं तो फिर ये सारे काम होते हैं और इनके ऊपर टाइम भी लगता है। अगर आप ये पूछे कि नहीं जी, जो हमारा सिंपल आम आदमी जो यूजर होता है जिसका अकाउंट है, उसका अगर हमने चीजें नाम वगैरह ठीक करना है तो वो कहाँ से करना है, तो वो ये सिंपल आपका, ये आपकी प्रोफाइल आ रही होती है, जैसे अभी यहाँ पे इनके आ रही है shehbazmiya@hotmail.com, तो ये इनका ईमेल वगैरह आ रहा होता है साथ में। यहाँ पे इनके आपने प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके आप इस पर्सन का जो भी चीजें आप चेंज करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर वगैरह है वो आप चेंज करना चाहो, या पिन चेंज करना चाहो, या अकाउंट का जो पासवर्ड वगैरह है वो चेंज करना चाहो, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखें, ये आ गई प्रोफाइल। अब ये देखिए सारी चीजों के साथ ये पेंसिल बनी हुई है। पेंसिल बनने का क्या मतलब है कि आप इन चीजों को एडिट कर सकते हो। तो इसका ये तरीका कार होता है जी। उसके बाद है जी मैं फाइलर हूँ, एनुअली रिटर्न भी जाती है, क्या मैं अपना अकाउंट खुद ओपन कर सकता हूँ? क्या मैं खुद से रिटर्न भी अपनी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं तो शायद कल की क्लास में मैं आपके आपके पोर्टल से रिटर्न सबमिट कर दूंगा, आप लोगों को तरीका भी आ जाएगा और आपकी रिटर्न भी सबमिट हो जाएगी। कोर्स का मकसद ही ये है ना जी, कि आप लोग अपनी रिटर्न वगैरह खुद सबमिट करें, बल्कि आप लोग लोगों के काम करें। असल चीज तो ये है। सबमिटेड रिटर्न रिमूव कैसे करते हैं? जो रिटर्न सबमिट हो जाती है जी, वो रिमूव नहीं होती, वो रिवाइज होती है। उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिटर्न सबमिट हो जाती है ना, बेसिकली वो तो हुकूमत के पास चली गई है। अब आप हुकूमत के रिकॉर्ड से तो उसको रिमूव नहीं कर सकते ना। हाँ, हुकूमत को रिक्वेस्ट करके आप उसकी में एक रिवीजन कर सकते हो, यानी कि आप दोबारा से कर सकते हो उसको फाइल, और हुकूमत को कह सकते हो कि मुझसे पहले गलती हो गई थी, अब ये तब्दीली कर दे, तो फिर हुकूमत उसमें तब्दीली कर देती है। रिटर्न रिवाइज करना आप लोगों को सिखाऊंगा कोर्स के दौरान। एफबीआर सिर्फ बिजनेस पे टैक्स नहीं जी, एफबीआर आपकी सैलरी इनकम हो उस पे भी टैक्स लेता है, एफबीआर बिजनेस पे भी टैक्स लेता है। आपके कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया, कोई लॉटरी निकल आई, इनाम निकल आया, उस पे भी टैक्स लेता है। आपने मकान किराए पे दिया हुआ है, आपको किराया आ रहा है, उस पे भी टैक्स लेता है। आपको कोई जी दूसरी आप जमीन आपने खरीदी 10 लाख की, बेच दें आप 15 लाख की, ये जो दरमियान में 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया आपको, ठीक है, जमीन की सेल परचेज पे, इस पे भी एफबीआर टैक्स लेता है। आपने सोना लिया हुआ था, 4 तोले आपने सोना लिया हुआ था फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए का, जब आपने बेचा तो बिका 16 लाख रुपए का, तो ये जो 1 लाख रुपए सोने पे आपको मुनाफा है, इस पे भी एफबीआर हर अमाउंट पे टैक्स लेता है। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, जो आपकी आप खेती बाड़ी से जो पैसा कमाते हैं ना, उसके ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लेता। या कोई और छोटी मोटी चीजें जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह, वजाइफ वगैरह होते हैं, उनके ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लेता। तो जो एग्जाम्पशंस है वो ग्रुप में आप लोग सीख जाएंगे। सर जी, काम की तरफ गाइड करें और रिटर्न के हवाले से और एससीसीपी। हाँ जी, ये आप लोगों को काम के बारे में मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ बता दिया है। आपने शायद थोड़ा सा जरा जल्दी कमेंट कर दिया था, तो थोड़ा सा सब्र करें, साथ साथ चीजें जो है वो एक ऑर्डर में ही लेके चलनी होती है, ठीक है। वरना अगर मैं पहले दिन आपको सारी चीजें समझा दूंगा ना, आपको ही समझ नहीं आएंगी, फिर आप कहेंगे कि नहीं आपने यहाँ से ये वाला बटन कैसे दबाया। नहीं, वो बटन दबाने से पहले जो प्रोसेस है मैं पहले आपको वो गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर्स रिकॉर्ड जी, हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके लिए आपके पास एलएमएस पोर्टल होगा जी आपका, ठीक है, यहाँ पे ओपन भी होगा एलएमएस पोर्टल मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जी, ठीक है। आप सब लोगों के जो लॉगिन आईडीज हैं वो यहाँ पे बना दी जाएंगी, ठीक है। आप लोग अपने अपने एलएमएस पे जाओगे, आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपके अपने अपने रेलेवेंट बैच में अपलोड, ठीक है। आप लोगों का मार्च बैच यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद आपके तमाम लेक्चर्स इसी मार्च बैच के अंदर अपलोड हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये पहले सारे बैचेस बने हुए हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर अब आप लोगों का मार्च बैच भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपका मार्च 25 बनेगा, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एक मार्च होगा भी, तो आप लोगों ने वो वाला मार्च उसमें नहीं जाना। जैसे ये जनवरी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 मार्च पहले वाला भी यहाँ कहीं पे होगा, दूसरे पेज पे होगा, आप लोगों के साथ लिखा होगा मार्च 25, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एलएमएस होगा, उसके अंदर आपके सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे किसी भी बैच में अगर दिखाऊं, तो ये मैं व्यू मोर पे गया हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं कुरिकुलम पे जाऊंगा, तो इसमें अभी जो है वो
लॉगिन नहीं हुआ हुआ। लॉगिन जब आप करोगे ना तो आपको आपके लेक्चर, आप जैसे यहाँ पे 19 लेसन आ रहे हैं ना, तो जब आप लोगों को आपकी आईडी मिल जाएगी, आप लोग लॉगिन करोगे तो आपके सारे लेसन जो होंगे वो आपके सामने आ रहे होंगे। तो ये इसके अंदर ना सिर्फ आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बल्कि साथ 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 सारा स्टडी मटेरियल भी मौजूद होगा, और ये लेक्चर्स आपके पास 1 साल तक रहेंगे, ठीक है। जब मर्जी जिस टाइम मर्जी इन्हें रिवाइज करें। हाउ कैन आई गेट आईरिस को, ये आपको ईमेल के जरिए आता है जी। आईरिस का कोड आपको एफबीआर ईमेल करता है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ईमेल आ जाएगा। स्कोप ऑफ टैक्सेशन, स्कोप ऑफ टैक्सेशन ही है जी ये सारी चीजें। आप देखेंगे पाकिस्तान टोटली मूव कर रहा है एक एग्रीकल्चर स्टेट से एक इंडस्ट्रियल स्टेट पे, और इंडस्ट्री में तो टैक्सेस लगते ही लगते हैं। हाँ, ज़रूरी आमदन पे टैक्सेस नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन बाकी हर तरह की आमदन के ऊपर टैक्सेस मौजूद है, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई भी मुल्क तरक्की करता है तो फिर लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आता है तो अल्टीमेटली टैक्स हुकूमत लेगी, ठीक है। तो टैक्सेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने सीए के आर्टिकल्स में भी मैंने ऑडिट को हाथ ही नहीं लगाया, बहुत कम मैंने ऑडिट में गया हूँ। उसकी वजह ये थी, हमारे पास जो आप में से भी मैंने देखा स्टार्टिंग में एक भाई ने लिखा होता है कि वो सीए फाइनलिस्ट है, तो जो लोग भी सीए के पेशे से वो बसता है ना, उन्हें पता है कि हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो हमारी अपनी मर्जी से होते हैं कि जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हम लोग आर्टिकल्स करें। तो मैंने अपने आर्टिकल्स जो मैक्सिमम मैंने टाइम दिया वो मैंने कॉर्पोरेट और टैक्सेशन में ही दिया। तो टैक्सेशन का स्कोप जो है वो ज्यादा है। क्या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एससीसीपी से, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भाई आपका एफबीआर से होता है। हाउ टू सबमिट एसआरबी रिटर्न, एसआरबी रिटर्न जी मैं आप लोगों को सारी की सारी सिखाऊंगा, पीआरए केपीआरए वगैरह सारी सिखाऊंगा। इस तरीके से ये आपका एसआरबी का पोर्टल होता है, ठीक है। ये आपका एसआरबी का पोर्टल आ गया है। यहाँ से आपने ये यूजर आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है। ये मेरे पास एसआरबी, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब को डील करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई 2-4 क्लाइंट्स होते हैं सिंध के भी, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन में जाना है आपने। ये आपकी सेल टैक्स रिटर्न आ गई हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी एसआरबी की रिटर्न आ गई है, ठीक है। ये है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। तो ये भी मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर पूरा तरीकाकार सिखाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। बीआरए की भी सिखाऊंगा, केपीआरए की भी सिखाऊंगा। फ्यूचर ऑफ टैक्सेशन, मेरे भाई यही है फ्यूचर ऑफ टैक्सेशन, बेफिक्र रहें आप, ये कभी ना खत्म होने वाला स्कोप है। सर हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुक पीडीएफ में सेंड करें, क्या ये जी ये पहला लेक्चर है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह या जो लेक्चर नोट्स वगैरह हैं ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, कोऑर्डिनेटर सेंड कर देंगे। मैं अपना अकाउंट लॉगिन कैसे करूं, मेरे पास तो पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नहीं है आपके पास, तो आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आप आईरिस पे जाते हैं ना जब, तो आईरिस के बाहर स्टार्टिंग में ही ऑप्शन होता है पासवर्ड रीसेट का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से खत्म करेंगे, लॉग आउट करेंगे ना, ये देखें जी यहाँ पे लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे, आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर में, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपने अपनी सिम कौन सी है वो लिखनी है, यहाँ पे अपने अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ कैप्चा लिख के सबमिट करेंगे। तो आपके फोन नंबर और आपके ईमेल पे आपको एक एक कोड आएगा, उन्हें यूज करते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। कोर्स सिलेबस भी शेयर कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, ये कोर्स सिलेबस भी मैं सेंड करवा रहा हूँ। हाउ टू बिकम अ फाइलर, आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो जाए, एनटीएन बनाए अपना, ठीक है। एनटीएन बनाने के बाद जो आपके लास्ट ईयर की रिटर्न आपने फाइल करनी है तो आप फाइलर बन जाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स में रजिस्टर होना और खुद को एफबीआर में रजिस्टर कर लेना, एनटीएन बना लेना, या जिसे कहते हैं कि नेशनल टैक्स नंबर हासिल कर लेना, ये सारे लफ्जों का मतलब एक ही है, इसे कहा जाता है फाइलर होना। फाइलर लफ्ज का मतलब क्या है, फाइलर मीन्स फाइल करने वाला। फाइल का क्या मैंने आपको मतलब समझाया, सबमिशन करने वाला या सेंड करने वाला। तो वो फाइलर कौन होगा, जो इनकम टैक्स रिटर्न बना के सबमिट करता है या सेंड करता है, उसको फाइलर कहते हैं। तो उसके लिए जरूरी तरीकाकार क्या है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करें और रिटर्न फाइल करें। कल का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है टोटली। एलएमएस एक्सेस किसी और ओल्ड बैच भी मिलेगा। नहीं, ओल्ड बैच लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कुछ होते हैं इस तरीके स्टूडेंट्स को कहते हैं जी हमने टाइम हमारे पास कम है, तो जिस बैच के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमें वहां की एक्सेस दे दें। तो इस तरीके इस लिहाज से भी आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको असिस्ट कर देंगे, ठीक है। उसमें फिर लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे आपके, वो ऑलरेडी हुए हुए लेक्चर्स होंगे। क्या टैक्सेशन के लिए अकाउंट्स में एजुकेशन जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। मैंने आपको ये बताया जिस तरह हमारे लॉयर हजरात होते हैं उन्होंने तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती ना, तो मैं ये सारा कुछ मैं सिखाऊंगा। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, अकाउंटिंग के नोट्स भी मैं आपको दूंगा, अकाउंटिंग में सिखाऊंगा।
हाउ टू चेंज बिजनेस एक्टिविटी इन आईरिस, बहुत आसान होता है जी, ये सिंपल सा आपके स्टार्टिंग में ही होता है। अब असल में मैं ये चीजें जरा इसलिए इतनी खोल खोल के नहीं बता रहा क्योंकि सबको तो वो नहीं आती ना अभी स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या करना होता है, आपने आईरिस अकाउंट आपका ओपन हो गया, यहाँ से चलिए मैनेज योर प्रोफाइल में, ठीक है। मैनेज योर प्रोफाइल में गए आप, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा बिजनेस, ठीक है। ये देखो प्रोफाइल ओपन हो जाए, ठीक है। ये प्रोफाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे बिजनेसेस में गए ना, अब ये देखिए बिजनेसेस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश एक्सीलेंसी। यहाँ पे ये इनके साथ एक पेंसिल आ रही है ना, आपने पेंसिल पे जाना है, ठीक है। पेंसिल पे गए हैं तो अब ये बिजनेस एक्टिविटीज आ रही है, यहाँ पे अभी एक और पेंसिल आ रही है, इस पेंसिल पे जाएंगे तो ये देखें एक्टिविटीज दोबारा से ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप मजीद एक्टिविटीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आपने एक्टिविटी अभी मजीद रखनी है उसको आप ऐड कर देंगे यहाँ प्लस के बटन से, ठीक है। और जो आईडी एक्टिविटी पहले से है उसके साथ ये डिलीट का बटन है, यहाँ से आपने वो आईडी डिलीट कर, एक्टिविटी डिलीट कर देनी है, तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। कोई बिजनेस ऐड करना है तो प्लस के बटन पे जाना है, रिमूव करना है तो डिलीट के बटन पे चलिए। बट जल्दी जल्दी नहीं बता रहा, ये आपके टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है। ये मैंने सिखाना है, ये चीजें बहुत डिटेल से मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज लॉजिकली सिखाऊंगा। ये जो अभी आपने बताया पासवर्ड चेंज करने का, ये एफबीआर की साइट से होगा या फिर जैसे आपने आईरिस का बताया वहां से? ये जी आईरिस से होगा, ठीक है। एफबीआर की जो मेन साइट है ना, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वाली साइट है, वो आपको बताती है एफबीआर इदारा क्या है, करता क्या है, काम कैसे होते हैं। ये वाला पासवर्ड रिकवरी आपकी आईरिस से होगी, ठीक है। एसआरबी की रिटर्न फाइल जी ये मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई, एसआरबी आपकी कोर्स का हिस्सा है। एससीसीपी ने कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट नेम का ऑब्जेक्शन दिया है जो करेक्शन के लिए एडिट नहीं हो रहा, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन है ये, आप ऐसा करें या तो मेरे साथ मेरे नंबर पे शेयर कर दें, या फिर आप मेरे साथ शेयर अभी कर दें, हम कल की क्लास में मैं आपको लाइव करवा के उसके ऊपर गाइड कर दूंगा कि कौन सा ऑब्जेक्शन आया है, ऑब्जेक्शन के अंदर क्या उन्होंने लिखा है। ऑब्जर्वेशन होती है बेसिकली, उसके अंदर लिखा होता है कि आपने इस चीज को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन को डील करना है। मैं देखूंगा कि आप कैंडिडेट से आपका क्या मुराद है, तो फिर वो मैं सारा कुछ आपको गाइड कर दूंगा। कोऑर्डिनेटर से जो है वो मेरा नंबर लेके या ग्रुप में शेयर करेंगे तो खैर वो चीजें शेयर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें तो मैं आपको वहीं पे उसके वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोऑर्डिनेटर से मेरा नंबर लेके शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक जितनी भी क्लास हो चुकी है काइंडली अपना जो कीमती फीडबैक है वो भी जरूर दीजिएगा। आप लोगों को चीजें कुछ समझ आई हैं, कोर्स क्या चीज है, कैसे चलना है हमने, मेरा पढ़ाने का तरीकाकार जो उसमें अगर आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, तो काइंडली अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर भी देना चाहें तो दे दें, नहीं तो जो आप लोगों का ग्रुप है क्लास का उसके अंदर जाके अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ताकि जो लोग क्लास नहीं ले सके वो लोग जो है वो उन्हें भी आइडिया हो जाए कि क्लास उनके लेने के लिए है या नहीं है। आसिफ जावेद साहब कह रहे हैं जी नंबर, सर मैं नंबर यहाँ पर भी लिख देता हूँ जी। बाकी ठीक है जी, ये मेरा नंबर है, ये मेरे पास पर्सनल नंबर है मेरा, ठीक है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लास को एक दफा कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आगे 9 बजे मेरी एक दूसरी क्लास है, तो मैं आपको 5 से 7 मिनट थोड़ा सा सांस लेके फिर मेरा अगला बैच है, तो वो भी तकरीबन ऐसे ही इनकम टैक्स की कोई 10वीं 12वीं क्लास है हमारी, तो फैब बैच की मैं फिर उन्हें पढ़ाता हूँ। आप लोग जो डाटा वगैरह जितना भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है वो सारा डाटा आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा अभी। और कल की क्लास से पहले जो है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ा सा सेक्शन 12 सैलरी जो है उसको रीड करके आना है। ना समझ आए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है थोड़ा सा उसको पढ़ने की, क्योंकि फिर मैंने पूरा उसके बारे में आप लोगों को साथ समझाना है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, ठीक है। क्लास के बाद काइंडली अपने अपने ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर इसके बाद आप लोगों के मजीद सवाल आते हैं तो वो भी अपने ग्रुप में जरूर पूछें, मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगा। क्लास का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है आज के लिए सिर्फ, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को टाइम शॉर्ट होता है। कल की क्लास हमारी 6 बजे होगी, 6 से 8 क्लास हुआ करेगी, ठीक है। फ्राइडे को क्योंकि लोग जरा लेट फ्री होते हैं, वर्किंग डे होता है, तो हम लोग क्लास 7 बजे रखते हैं। इसी वजह से फिर मेरी अगली क्लास का टाइम भी 9 से 11 चला जाता है। तो ऑनवर्ड जो है आपकी क्लासेस 6 से 8 और फिर अगली क्लास 8 से 10 मेरी हुआ करेगी, तो वो टाइम हो जाएगा बेहतर तरीके से।
अभी के लिए जो है आज मुझे थोड़ी-सी इजाज़त दें, ठीक है? मज़ीद सवालात हैं तो ग्रुप में पूछें, मैं तमाम सवालों का जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती वक़्त का, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।